हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपने टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित जो शिक्षण वाला टॉपिक है, क्योंकि जैसे जो विषय है अपना पूरा का पूरा जो बीएसटीसी वाला मामला है, थोड़ी सी 1-2 मिनट की बात कर लेते हैं। और आपके लिए सबसे खास बात जो मैं सबसे पहले बता देता हूँ, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स नहीं बनाने हैं। सबसे बढ़िया बात है, अब आपका मतलब मन खुश हो गया होगा। आपको केवल ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना। जब वीडियो देख रहे हैं उस समय पूरा 100% आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए बस। बाकी आपका एग्जाम में कोई ऐसी मतलब आपको फैक्ट याद करके जाके वहाँ कोई फैक्ट ऐसा ही नहीं करना है, केवल समझना है। समझ की बात है, शिक्षण अभिक्षमता थोड़ी सी अगर किसी की रुचि होती है तो उसके प्रश्न सही हो जाते हैं, ऐसी स्थितियां। लेकिन कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं इसमें जो थोड़ी समझ में आए, अगर कोई विद्यार्थी पहले से उसके प्रति थोड़ी जानकारी करके परीक्षा में अगर जा रहा है तो उसकी स्थिति थोड़ी थोड़ी बेटर रहती है। बाकी नॉर्मली 30-35 प्रश्न तो किसी को भी आप पेपर दे दो, वो 30-35 प्रश्न सही कर देगा, क्योंकि इतनी समझ के ही प्रश्न होते हैं। बस मामला वो 35 को 45 प्लस ले जाने का है, तो वो 10 प्रश्न अपन और ज्यादा सही कर सकते हैं। उसके लिए कुछ चीजें हमें समझनी है, तो उनकी बात हम करेंगे। और आज से अपनी नेक्स्ट जो 5-6-7 दिन ये सीरीज रहेगी, डेली आपको एक वीडियो मिलेगा टीचिंग एप्टीट्यूड जो सीरीज है इसका। और नोट्स नहीं बनाने हैं, ये बहुत अच्छी बात है, सबको कुछ भी लिखना नहीं है। केवल कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे मेरे सामने जो यहाँ मतलब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, उसमें भी ऐसी नहीं है सारी चीजें जो आपको पढ़नी हो, या पीडीएफ जैसे मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। ये जो पीडीएफ है वो आपके पास भी रहेगी, ताकि कभी बाई चांस बाद में एक आध बार और आप वापस से कुछ प्रश्नों को या कुछ चीजों को देखना चाहो तो वहां से देख सकते हैं। बाकी वीडियो जब देख रहे हैं उस समय पूरे ध्यान से देखना है और समझने का प्रयास करना है। कोशिश करनी है कि क्या चीज है ऐसी जिसको मतलब कि मैं अलग तरीके से सोचता था उसके बारे में, जबकि एग्जाम में या जब शिक्षण अभिक्षमता के प्रश्न में सही मतलब हल करने वाला हूँ, उस समय मुझे किस तरह से सोचना है, किस तरह से कोई भी प्रश्न है उसका उत्तर सही करना, वहाँ परीक्षा में मतलब एक ऑप्शन चुनना है। क्योंकि हमेशा हम जैसे राजस्थान जीके हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी या अंग्रेजी वाला पोर्शन हो, उन सब में हम करेक्ट आंसर चुनते हैं। यहाँ आपको करेक्ट आंसर चुनना नहीं है, यहाँ आंसर करेक्ट ही मिलेंगे आपको। हर प्रश्न में आपको 3 उत्तर ऐसे मिलेंगे जो मतलब आपको ऐसे लगेगा कि ये सही है, फिर दूसरा भी लगेगा ये भी सही है, तीसरा भी लगेगा ये भी सही है। तो फिर आपको सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना है। और सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करने के लिए याद करने की आवश्यकता नहीं होती, वहां आपकी समझ काम आती है। आप जो मतलब कि 19-20-21 अपन 19-20 की बात करते हैं ऐसे, तो उस 19-20 में 20 कौन सा है इसको आपको समझना है। और समझने के लिए इन जो शब्द हैं ऐसे अपने शिक्षण अभिक्षमता के कुछ 7-8 ऐसे विषय हैं जिनके आधार पर पूरे के पूरे अपने 50 प्रश्न फ्रेम होते हैं एग्जाम में, तो उनको समझना है। और मुझे लगता है कि ये 7 जो वीडियो की सीरीज रहेगी अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड की, अगर आपने मन से एक बार भी देख लिया, एक बार भी, तो आपके परीक्षा में 50 में से 45 प्रश्न की गारंटी हो जाएगी। 45 प्रश्नों में आप जो उसमें ऐसे रहता है सिस्टम की, जो आप अगर कोई ऐसा ऑप्शन कर रहे हैं जो थोड़ा कम सही है तो उसमें 2 अंक मिलते हैं, या फिर बिल्कुल जो 100% वाला है वो हल कर रहे हैं तो 3 अंक मिलते हैं, या फिर 1 अंक मिलता है, या फिर जो गलत वाला कर रहे हैं तो उसमें 0 अंक। तो इस तरह की स्थिति बनती है। तो आप 45 में तो ये स्थिति हासिल करनी है, और बाकी 5 में भी ये स्थिति तो आपकी कम से कम रहेगी। मतलब कि आपके जो मार्क्स हैं वो काफी ऊपर चले जाने हैं फिर टीचिंग एप्टीट्यूड के कारण, क्योंकि न तो इतना ज्यादा समय देना है इसको, बस 7 वीडियो की बात है। और मैं ज्यादा मतलब इसको बढ़ाऊंगा नहीं, ये बात आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी नोट्स नहीं बनाने हैं तो ये बहुत एक मतलब मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। नहीं कोई ऐसा फैक्ट आपको याद रखना है, बस समझना है कुछ चीजों को, अपने दिमाग को पॉजिटिव रखना है, और फिर मतलब परीक्षा में आनंद आना ही है आपको। तो शुरुआत करते हैं आज। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में अपना जो पॉइंट है, सारा का सारा टेक्स्ट पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, आप घबराना मत। कुछ बातें ऐसी हैं बीच बीच में जिनको थोड़ा समझना चाहिए हमें, उनको समझेंगे। आज टॉपिक है अपना शिक्षण। भाई कोई एक व्यक्ति है और उसको लगता है कि अब उसको व्यवसाय करना चाहिए, कोई काम धंधा करना है, तो वो क्या व्यवसाय करने वाला है। उसमें मतलब अनेक व्यवसाय होते हैं, उनमें एक व्यवसाय किसी का थोड़ा लग गया कि यार टीचिंग अच्छा है, मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, या मैं पढ़ाऊंगा, और इस तरह का विचार अगर आ जाता है तो उसी हिसाब से ये अपन बीएसटीसी जो भी ये कोर्स रहता है, या बीएड वगैरह जो भी है, प्री बीएड भी देंगे तो उसमें भी शिक्षण अभिक्षमता टॉपिक है। जो बीए बीएड वाला हो, चाहे प्री बीएड वाला हो, चाहे प्री एसटीसी वाला एग्जाम हो, अपना डीएलएड जिसको कहते हैं अपन नया नाम,
तो सब में शिक्षण अभिक्षमता है, और शिक्षण अभिक्षमता में अभिक्षमता से पहले जो शब्द आ रहा है वो है शिक्षण। तो सबसे पहले इसी शब्द को हमें समझना चाहिए कि ये क्या है, शिक्षण क्या है। तो क्या क्या बातें हैं सारी अपन शुरू करते हैं इसमें चीजों को समझना। जैसे ये प्रश्न पूछेंगे नहीं, लेकिन क्योंकि जब विषय पढ़ा जाता है, कोई टॉपिक पढ़ा जाता है, तो उसमें जो आद्योपांत चीजें हैं सारी उन पर चर्चा होती हैं। तो पहली बात है शिक्षण है वो संस्कृत में एक धातु रूप है, शिक्ष से बना हुआ है, और उसका मतलब होता है ज्ञान देना या सिखाना। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। शिक्षण का मतलब हो गया दूसरों को ज्ञान देना या कोई चीज है उसको सिखाना, ये शिक्षण है। अब ये मतलब एक तरीके से इसको प्रोसेस कह सकते हैं अपन, टीचिंग, या जैसे अंग्रेजी के हिसाब से अगर बात करें अपन तो ये वर्ब है, एक क्रिया है। अब क्या क्या बातें हैं, और इस अर्थ यानी कि जो शिक्ष धातु है उसका अर्थ बन रहा है ज्ञान देना। तो इसमें थोड़ा आगे अपन जाएं अगर एडवांस लेवल पर, तो क्या बातें हैं, शिक्षक और छात्र दोनों ज्ञानार्जन के कार्य में क्रियाशील रहते हैं। क्रियाशील का मतलब एक्टिव रहना, कोई ना कोई काम करना। जैसे कक्षा में, एक कक्षा का थोड़ा इमेजिन कीजिए आप, एक कक्षा है, आप भी पढ़े थे, कोई गुरुजी पढ़ा रहे थे, तो वो भी कुछ ऐसे बोर्ड पे लिख रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, और अभी अपनी जो क्लास चल रही है, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये सेम मैं बोल रहा हूँ, कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप वीडियो के माध्यम से इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं सुनकर। तो ये जो अपनी क्रियाशीलता है, इसी को अपन मतलब इसके पीछे जो मकसद है वो ज्ञानार्जन ही है। आप भी चाह रहे हैं कि ये टॉपिक मैं समझ जाऊं, और मैं भी ये चाह रहा हूं कि जो स्टूडेंट है वो सारे के सारे इसको समझ जाएं। तो बस ये क्रियाशीलता है जो कि ज्ञानार्जन के लिए है, वो शिक्षण है। और वो मार्ग बताते हैं, मैं बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी बातें हैं, और फिर विद्यार्थी हैं वो उस हिसाब से सीखते हैं, वो काम करते हैं, तो फिर वो सीख जाएंगे। तो इस तरह से ये एक तो मतलब नॉर्मल सी बात हो गई कि सिखाना है उसी को अपन शिक्षण कहते हैं, ज्ञान देना उसको अपन शिक्षण कहते हैं। अब इसमें और जो बातें हैं जिनमें देखिए, विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है। उद्देश्यों में क्या क्या चीजें हैं भाई, मानव जीवन को सुखमय बनाना है। बहुत सारी चीजें जो सीखने के बाद कुछ चीजें बदलती हैं, कुछ मतलब सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, तो इस तरह का विचार है। और शिक्षा उसका साधन है, स्वाभाविक रूप से सही बात है, या इसमें कहीं कोई ऐसा है नहीं कि वो गड़बड़ हो जाए मामला। फिर शिक्षण के बारे में और क्या क्या चीजें हैं, वो मतलब जहां से प्रश्न बनता है, अब ये शुरुआत हुई है जहां से प्रश्न बनेगा अपना। जैसे सबसे पहले लिखा है शिक्षण एक कला है। बिल्कुल सही बात है ये। कैसे सही बात है, हर कोई नहीं सिखा सकता। जैसे कोई कोच बनता है, जैसे आप कोचिंग जाते हैं, कोचिंग में जो शब्द है शुरू में जिसमें आईएनजी लगा हुआ वो कोच है। कोच का मतलब हो गया सिखाने वाला। हर कोई नहीं सिखा सकता इस तरह, यानी कि कुछ लोग होते हैं जिनमें ये कला होती है, आर्ट होती है सिखाने की, और वो सिखा पाते हैं। तो एक हो गया शिक्षण एक कला है, और सही बात है ये। फिर शिक्षण एक विज्ञान है। हर चीज के सीखने और सिखाने के पीछे कोई ना कोई साइंस होती है। जैसे कोई टीचर हैं कहानी के माध्यम से बताते हैं, कोई कुछ अपने मतलब जीवन के कुछ ऐसे पहलू बताते हैं जिससे उस चीज को हम कनेक्ट कर पाते हैं, या कोई ऐसा कोई शब्द हमारा सुना हुआ हो उसको कोई नई चीज हम सीख रहे हैं उसके साथ जोड़ दिया, या आने वाले समय में उसका कोई प्रभाव पड़ता है उसको उस चीज के साथ जोड़ दिया, तो हम समझ जाते हैं। तो ये एक विज्ञान भी है। ऐसे ही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, मतलब आप प्रयोग करके भी विद्यार्थियों को सिखा सकते हैं। और मनोविज्ञान सब जब आएगा, शिक्षण ऐसी चीज है उसमें ये चीज है ही है। जैसे एक शिक्षक हैं कक्षा में, वो सिखाना चाह रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि विद्यार्थियों को कोई चीज सीख जाए, लेकिन जो बालक है उसके मन में कुछ अलग चल रहा है, उसके ध्यान में कहीं घर या कोई और खेलने का खेल का मैदान, या कोई उसके दोस्त हैं, कोई प्लानिंग है उसकी, तो इस तरह का विचार आ रहा है। तो मनोविज्ञान भी उसके साथ कनेक्टेड है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, ये बात समझने के बाद आगे अपन बात करते हैं। जैसे शिक्षण है वो शिक्षक का स्व मूल्यांकन है। कोई शिक्षक अगर पढ़ाते हैं, कोई चीज उन्होंने पढ़ाई, उसके बाद उसका क्या प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ा, क्या चीज उन्होंने सीखी, इसका मूल्यांकन भी शिक्षक खुद अपने आप में कर सकता है, यानी वो उसका स्व मूल्यांकन है। अब यहाँ से प्रश्न जो बनेगा वो शिक्षण के बारे में क्या सत्य है, फिर ये आ जाएगा कला है, विज्ञान है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, और लास्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका उपरोक्त सभी। तो उसमें आपको उपरोक्त सभी सही करना है। हालांकि इससे पहले जब वीडियो बात कर रहे हैं अपन, या मतलब आपके सामने जो टेक्स्ट है लिखा हुआ है अक्षरों में, या मैं बता रहा हूँ, उससे पहले बाई चांस में आपने जब अपने जो किताब वगैरह आती है उसमें पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो इस तरह की परिभाषा आपने कहीं नहीं देखी कि ये एक विज्ञान है या कला है, या प्रैक्टिकली इसको मतलब अपन साइकोलॉजी कह सकते हैं, तो इस तरह की चीज नहीं देखी होगी आपने। लेकिन अब आपको समझना है और खुद से महसूस भी करना है कि क्या ये चीजें सही हैं। जैसे आप किसी एक विद्यालय में पढ़ते हैं, उसमें मतलब 8-10 विद्या जो
आपके जैसे विषय 4-5 रहते हैं, तो 4-5 शिक्षक जरूरी आपको पढ़ाते हैं। लेकिन कोई एक गुरुजी, कोई एक सर होंगे, कोई एक मैडम होंगे जो समय भले कम देते हो, कम समय पढ़ाते हो, लेकिन आपको वो चीजें जल्दी से समझ में आ जाती हैं। तो इस तरह से उसको आप इसके साथ जोड़ सकते हो, क्योंकि उनके पास कला है। फिर विज्ञान तो है ही है, कुछ चीजें देखी होगी आपने, जिनमें इंटरेस्ट है वो थोड़ी जल्दी सीख जाते हैं, इंटरेस्ट नहीं है तो वो चीजें अपन नहीं सीख पाते हैं। फिर ये प्रैक्टिकल वाली बात अगर कर रहा है, ये बात भी सही है बिल्कुल। कोई अगर जैसे कोई पाठ पढ़ाया है आपको, आपने होमवर्क वगैरह किया, इंटरेस्ट के साथ किया, कुछ डायग्राम वगैरह बनाने थे, सारे के सारे काम, मैप बनाना है, सारी चीजें, तो उसके साथ फिर जुड़ाव, और जुड़ाव के साथ फिर चीजें ऑटोमेटिक ज्यादा जल्दी सीखने में आ जाती हैं। फिर ये स्वयं मूल्यांकन नहीं है, वैसे मूल्यांकन का आजकल जो तरीका हो गया है अब, तो उसमें स्वयं मूल्यांकन के साथ दूसरे भी मूल्यांकन कर सकते हैं अपन रिजल्ट देखकर, लेकिन इसको स्वयं मूल्यांकन भी अपन कह सकते हैं। और फाइनली इतनी बातें करने के बाद इसका जो अर्थ निकल कर आया है, बालकों को नई नई बातें सिखाना, और बालक का कर्तव्य है उस नई बात को सीखना। और इसको कभी भी आप जैसे कोचिंग में पढ़ने जाते हैं या कहीं पढ़ने जाते हैं, या मतलब हाई लेवल का मामला अगर है आपका, बड़े किसी आप आरपीएससी का ऐसा कोई बड़ा एग्जाम आपको क्रैक करना है, उसकी तैयारी करते हैं, या चाहे आपने ऑनलाइन कोर्स वगैरह खरीद रखा है, उस समय थोड़ी सी स्थिति हम जो बात कर रहे हैं उससे अलग हो सकती है, क्योंकि वहां पर मतलब आपकी समझ विकसित हो चुकी होती हैं, और वहां थोड़ा बालक शब्द की जगह कुछ थोड़ा ऐसा एडवांस लेवल अपन कह सकते हैं युवा के रूप में अगर, तो वहां नई नई बातें सिखाने के बजाय कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो समझ में आ चुकी हैं, चीजें वो सीख चुका है, जानता उनके बारे में, उनको थोड़ा एडवांस लेवल पे ले जाना, वो होता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं बीएसटीसी करके कोई एक व्यक्ति है, वो टीचर बनना चाहता है कक्षा 1 से लेकर 8 तक का, बस उन बच्चों को सिखाने की बात यहाँ हो रही है। तो उस हिसाब से आप समझना है, जैसे कोई 12वीं का बच्चा है उस हिसाब से मत सीखना, वो समझना मतलब शिक्षण है, पढ़ाना है, सारी चीजें हैं। आपको ये सोचना है कि आपको कक्षा 1 से 8 के जो बच्चे हैं उनको नई नई बातें सिखानी है, और वो बच्चे हैं उनका कर्तव्य है कि वो उन बातों को सीखेंगे। शिक्षक बालकों को नई बातें जितने प्रभावशाली तरीके से बताएंगे वो उतने ही बढ़िया शिक्षक हैं। प्रभावशाली का मतलब क्या है, जैसे एक गुरुजी आए हैं, आके वो मतलब एक साइड में कुर्सी लगाकर बैठ गए, आराम से बच्चों को कह दिया कि वो आराम से मस्त खेल लो, कूदो, या जो भी है कि ये लिख लो, थोड़ा बोर्ड पे लिखा हुआ लिख लो। या कोई एक शिक्षक आए हैं जो कोई गाना सुना रहे हैं, पहले गाने में ही कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने बता दी, फिर वो बोर्ड पे लिख के बता रहे हैं कि ये जो कविता बोली थी इसमें ये शब्द हैं, आप बताइए इसके आधार पे। या कोई पाठ है, कोई ऐसी मतलब कठिन चीज है, गणित की हो चाहे विज्ञान की हो, उसके साथ उनको कहानी के माध्यम से वो बता रहे हैं, कोई अनुभव सुना रहे हैं अपना, तो उससे विद्यार्थी को थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। और उसी को अपन प्रभावशाली तरीका भी कह सकते हैं कि जो चीजें जल्दी समझ में आती हैं विद्यार्थियों को, उन चीजों के साथ जोड़कर उनको सिखाएं, और वो बेस्ट टीचर हो जाएगा, मतलब उतना ही अच्छा शिक्षक माना जाएगा। अब यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है, अच्छा शिक्षक कौन है? फिर उसमें आ जाएगा एक ऑप्शन की ऐसे जो पढ़ाते हैं, नई नई बातें सिखाते हैं। फिर एक ऑप्शन ये भी रहेगा कि जो सर्वश्रेष्ठ तरीके से, प्रभावशाली तरीके से सिखाते हैं। तो प्रभावशाली तरीका वाला ऑप्शन अपने को सही करना है, क्योंकि ऑप्शन तो सारे ही सही हैं, और सर्वश्रेष्ठ का चयन करना है, तो फिर उसमें ये चीज समझ आएंगे। शिक्षण शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की कड़ी है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें दो पक्ष हो गए, एक शिक्षक हैं सिखाने वाले, एक शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं जो कि सीख रहे हैं, और उनके बीच की जो अंतः क्रिया है वो है शिक्षण। तो वो कड़ी के रूप में माना जाना चाहिए। फिर शिक्षण का महत्व क्या है? तो महत्व तो यही है कि सारी चीजें जो जिसको अपन ज्ञान कह रहे थे शुरू में, शिक्ष धातु का अर्थ होता है ज्ञान देना, यानी ज्ञान है वो आएगा किसी विद्यार्थी तक। तो अब ज्ञान का मतलब क्या है ये भी अपन समझेंगे। तो ज्ञान में यही है, जैसे अपने यहाँ तो पुस्तक प्रणाली है, कोई एक पुस्तक है उसमें फिक्स 8-10 पाठ हैं, और वही 10 पाठ बच्चों को पढ़ाने हैं, उसमें चाहे कविता हो, चाहे साइंस की बातें हो, चाहे वो भी हो, साथ ही साथ कुछ ऐसे इथिक्स की बातें भी उसमें जुड़ जाती हैं। तो वही चीज यहाँ ये मतलब जो लेखक हैं अपने सामने लिखने वाले, वो यही बताना चाह रहे हैं, उसमें हम क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या रमणीय है, क्या त्याज्य है, स्वार्थ क्या है, परमार्थ क्या है, ऐसी चीजें मतलब वहां शिक्षण में सिखाई जाती हैं। तो महत्व तो है ही है, और ये जो प्रोसेस होती हैं महत्वपूर्ण अंग है, सब आप जानते हैं, इसको ध्यान भी रखना है, जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, ये बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए जो शिक्षा देने का काम है वो भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और ऐसा ठेका नहीं है कि जब आप स्कूल में जाएंगे और वहां जो गुरुजी, शिक्षक, कोई मैडम है वो पढ़ाएंगे वही शिक्षण है। आप बहुत सी जगह से आजकल मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये मोबाइल है, अगर कोई विद्यार्थी है
जो सकारात्मक हैं, थोड़ा-सा उसको लगता है कि चीज़ें मतलब बहुत अच्छी होनी चाहिए मेरे जीवन में, आने वाले समय में मेरी स्थिति है वो बेहतर होनी चाहिए। तो मोबाइल आपके जीवन में कोई गुरुजी, कोई स्कूल है, उन सबसे बेटर हो सकता है, क्योंकि इसमें मतलब पूरी दुनिया समा चुकी है अब। कोई भी आपके मन में क्यूरियोसिटी आती है, कोई प्रश्न है, उसका जवाब मोबाइल आपको दे सकता है। लगभग संभावना रहती है 99% तक आपको जवाब मिल जाएगा। आजकल बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूट हैं, आप बड़े शहरों में जाके वहाँ नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपको अवेलेबल हो जाएंगे मोबाइल पे। उनका जो कोचिंग सेंटर वगैरह है, उनका ऐप है वहाँ पर। या फिर जैसे अभी ये वीडियो आप अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, तो ये एक कितनी बड़ी बात है। तो ये प्रक्रिया है जो जीवन में किसी न किसी तरह चलती रहती है। और भी जैसे ये तो हमने पढ़ने की बात की, और भी आप कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, कोई ऐसी जैसे मूवी वगैरह भी हो, मूवी देखते हैं आप, कोई देखते हैं चीज ऐसी, तो वो वहां से भी आप सीखते तो हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जो वहां से आप सीखते हैं। तो ये प्रोसेस पूरे लाइफ टाइम चलती है, इस तरह का विचार आपको रखना है। फिर यहाँ पर है और शिक्षण के साधन की बात आ गई, तो नॉर्मली हम शिक्षण के साधन का मतलब जब स्कूल स्तर की बात करेंगे अगर, तो उसका मतलब क्या रहेगा। वास्तविक अर्थ में शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी तक पहुंचाने में प्रयुक्त होने वाले साधन वो शिक्षण के साधन हैं। जैसे अभी जो मोबाइल है, जैसे यहाँ मैं लैपटॉप पर इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद इंटरनेट भी इसका माध्यम बनेगा। अपलोड होने के बाद आप इसको वहाँ यूट्यूब में देखेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से अगर आपको मिला है तो वहां देखेंगे। तो जो भी है, कुल मिलाकर ये एक तरीके से आपके साधन हो गए। और इनमें महत्वपूर्ण बातें क्या है, दो महत्वपूर्ण हैं जो इसकी प्रोसेस है, उसके तीन में से शिक्षक और शिक्षार्थी, क्योंकि इनके बिना तो जैसे कोई शिक्षक है, शिक्षार्थी नहीं है तो शिक्षण प्रक्रिया संभव नहीं है। शिक्षार्थी है, सिखाने वाला नहीं है, तो भी प्रोसेस संभव नहीं है। और क्या है उसमें, जॉन एडम्स ने शिक्षा को एक द्विमुखी प्रक्रिया माना है, और बिल्कुल सही बात है ये, इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं। अब आप ऐसे याद करने मत लग जाना। तो जॉन एडम्स ने द्विमुखी प्रक्रिया माना है, मुझे ये पक्का याद रखना है। बाई चांस मेरे परीक्षा में आ गया कि द्विमुखी प्रक्रिया किसने माना, जॉन एडम्स, में सही लिखूंगा वहां। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये आपको नहीं करना है। केवल ये समझ लीजिए कि कोई एक विद्वान थे जिन्होंने ये बात कही थी। प्रश्न कभी पूछा नहीं जाएगा कि द्विमुखी प्रक्रिया किसने माना। फिर शिक्षण के सूत्र, तो सूत्र का मतलब यही होता है कि किन आधारों पर शिक्षण होता है, तो किन आधारों पर, उनमें थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। वैसे शिक्षण वाला टॉपिक ऐसे मानिए आप हो चुका है कंप्लीट। अब अपन बढ़ रहे हैं प्रश्नों की तरफ। सरल से कठिन की ओर, कोई भी कठिन चीज है वो आपको पहले सिखाई नहीं जा सकती। जैसे आप शुरू में स्कूल में गए थे, तो वहां सबसे सरल में आपको ए आ सिखाए गए, या ABCD अल्फाबेट बोलना, या 1 से 10 तक गिनती आपने सीखी है, तो वो चीजें उनको अपन सरल कह सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप उसमें आगे जाते गए और चीजें सीखते गए। तो एजुकेशन या ये जो अपना टीचिंग है, उसकी जो प्रोसेस रहती है वो सरल से कठिन की ओर रहती है। परीक्षा में पूछा जा सकता है ये ध्यान रखना आपको। उसमें आएगा कि शिक्षण एक प्रक्रिया है, फिर उसमें एक आएगा कठिन से सरल की ओर, एक आएगा सरल से कठिन की ओर। तो वहां आपको ध्यान रखना है कि ये सरल से कठिन की ओर। और सोच कर भी देखिए, कोई कठिन चीज आप पहले सिखाएंगे बच्चों को तो उनके समझ में नहीं आएगी। कोई सरल चीज जैसे वो सीखता है, फिर उसको लगेगा कि इससे आगे और मैं सीख सकता हूँ, तो उसके आधार पर फिर वो आगे से आगे सीखता जाएगा। फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विस्तृत रूप से उसको चीजें सिखाई जानी चाहिए। इसका मतलब क्या, मतलब कि जैसे बहुत तात्विक ज्ञान है वो उसको लास्ट में मिलना चाहिए। नॉर्मल नॉर्मल बातें हैं वो पहले बात करेगा वो, यानी कि स्थूल। और फिर सूक्ष्म का मतलब यही समझेंगे, जैसे यहाँ एक उदाहरण भी दे रखा है, अंक गणित की संख्याओं के प्रत्ययों को बालक ठोस वस्तुओं के सहारे समझेंगे। जैसे आप इमेजिन कीजिए, आप पहली कक्षा में हैं, बच्चों को जोड़ना सिखा रहे हैं, तो आपने कुछ जैसे छोटे छोटे पत्थर उठा लिए, छोटे छोटे कंकड़, ऐसे 5, और एक ढेरी में 5 रखे, फिर दूसरी ढेरी में 5 रखे। फिर आप बच्चों से कह रहे हैं कि इन दोनों को मिक्स कर दो, फिर इनको वापस से काउंट करो, तो वो बता देंगे अब 10 हो गए ये। तो ये जोड़ना सिखाया आपने। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये आपको याद रखना है। फिर प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, इसका मतलब क्या होगा, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो उनके सामने हैं। जैसे आपकी मैंने अभी उदाहरण दिया था ये पत्थर का, तो वो उनके सामने है। फिर इसके आधार पे बहुत सी बार आप डायरेक्ट उनको प्रश्न पूछोगे कि 100 और 500 कितने होते हैं। अब उनके सामने कोई प्रत्यक्ष ऐसा है नहीं कि इधर 100 है और उनको मिला के काउंट कर ले, लेकिन फिर वो अप्रत्यक्ष चीजों को अपने आप में मतलब समझने लग जाता है, प्रोसेस करने लग जाता है उसका दिमाग। और इसमें जो चीजें दे रखी हैं, अप्रत्यक्ष बातों का वो जुड़ाव है, वो आप समझ लेना। फिर अनिश्चित से निश्चित की ओर, शुरू में ऐसी स्थिति होती है कि अनिश्चितता होती है। जैसे कोई एक विद्यार्थी है 5वीं तक या 8वीं तक या 10वीं तक, आपके भी जो विचार हैं वो शुरू में ऐसे रहे होंगे, अनिश्चित रहे होंगे, बाद में उनको निश्चितता मिलना। जैसे आप
कोई एक 6ठी 7वीं 8वीं का बच्चा है, उसको कहेंगे कि आप अपने करियर में क्या करोगे, तो वो बहुत सारी अलग अलग बातें बताएंगे। कोई कह रहा है कि मुझे फौजी बनना है, कोई डॉक्टर, ये सारी चीजें, तो उसको अपन कह सकते हैं उसकी उस समय की स्थिति थोड़ी अनिश्चितता भरी होती है। और उसके बाद धीरे धीरे जब वो चीजें सीखता है, उसको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ या ये काम मेरे लायक में नहीं है, ये चीजें मुझे समझ में आती है या मेरी रुचि है या नहीं है, और उसके बाद फिर वो निश्चितता की तरफ बढ़ता है। तो ऐसी बातें यहाँ शिक्षण में है। फिर पूर्ण से अंश की ओर, मतलब कि पहले एक ओवरऑल की बात कर रहे हैं, अवयववादी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों पर आधारित है, केवल इतना ध्यान रख लेना। अंश का मतलब जैसे कह सकते हैं वही स्थूल है, उसको यहाँ पूर्ण लिख दिया, और अंश का मतलब हो गया सूक्ष्म। फिर मनोवैज्ञानिक क्रमबद्धता, सिस्टेमेटिक चलता है ये काम। सिस्टेमेटिक चलने का मतलब क्या समझेंगे आप? जैसे सबसे पहले मैं तो जितना हो सकता है उतना सरल उदाहरण ले तो आपको समझ में आएगा। शुरू में अल्फाबेट सीखी, उसके बाद फिर कुछ 3 अक्षरों के शब्द बनाना या 4 अक्षरों के शब्द बनाना सीखा। फिर धीरे धीरे और थोड़ा समझ में आया तो वाक्य बनाना सीखा, और उसके बाद फिर किताब पढ़ना सीख जाता है विद्यार्थी। फिर बहुत सारी चीजें अंग्रेजी में या वो हिंदी में भी, जैसे वर्णमाला सीखेगा, उसके बाद बाराखड़ी, उसके बाद फिर कुछ बिना मात्रा के अक्षर, फिर धीरे धीरे वो सीख जाता है। इसी तरह इसको आप कह सकते हैं, इसमें क्रमबद्धता होती है। और इसी में एक बात ये लिखी है, रुचियों और रुझानों के अनुसार उसका आरंभ करके उसका ज्ञान बढ़ाया जाता है। रुचियों का मतलब कुछ विद्यार्थी होते हैं जिनकी स्पेशल रुचि कहानियां कविता है, तो फिर धीरे धीरे वो दूसरी चीजों को भी सीखते हैं, शुरू में उनकी रुचि वहां ज्यादा होती है, तो एक साइकोलॉजिकल क्रमबद्धता होती है उसमें। और एक आगमन विधि वही सूक्ष्म स्थूल वाली, शुरू में अपन बात कर रहे थे, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाना है, या जो सरल चीजें हैं उससे कठिन की तरफ जाना है, उसी को आगमन विधि कहते हैं। ये जब आप एसटीसी कर रहे होंगे, चले जाएंगे वहां, उस समय ये आगमन विधि आपको बहुत अच्छे से पढ़नी रहेगी। तो अभी तो केवल इतना की है, ये प्रयोग किया जाना चाहिए शिक्षण में। इस विधि का उपयोग करेंगे तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि ये सरल से कठिन की ओर जाती हैं या मनोविज्ञान के अनुकूल है। कुल मिलाकर विद्यार्थी इसमें बोर नहीं होता है, उसको चीजें समझ में आती हैं। फिर संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, यानी कि चीजें हैं उनको टुकड़ों में तोड़ना पहले, और उसके बाद फिर उनका अलग अलग निष्कर्ष निकालना, उसको अपन संश्लेषण से विश्लेषण कह सकते हैं। फिर स्वाध्याय को प्रोत्साहन, ये इसको यहाँ लिखा वहां ये आपको ध्यान रखना है, आपके लिए भी फायदे की चीजें हैं ये। स्वाध्याय ही सर्वोत्तम शिक्षा मानी जाती है। कैसे? यानी खुद से पढ़ना। अगर कोई विद्यार्थी है, उसके पास बढ़िया सी एक किताब है, अब वो खुद से अगर स्वाध्याय करने लगता है, पढ़ने लगता है, तो फिर वो बहुत सारी ऐसी चीजें सीख जाएगा जो उसके लिए संभव नहीं थी। जैसे आप कहीं कोचिंग में जाएंगे, कहीं क्लास ले रहे हैं तो 5-6 घंटा रहेगी, लेकिन किताब आपके पास, आप चाहें अगर जैसे अवकाश का दिन है, आज आप घर पे हैं, किताब आपके पास है, नोट्स आपके पास हैं, स्वाध्याय आपको अच्छा लगता है, तो वो आपके लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि ज्यादा समय दे सकते हैं आप उसको। अनुभव से तर्क की ओर, जो जो अनुभव आप प्राप्त करते जाएंगे उसके आधार पे आप तर्क देते जाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर प्रकृति का अनुकरण, हर जगह यही है, जो भी मतलब नेचुरल प्रोसेस रहती है उसके आधार पे विद्यार्थी है उसका अनुकरण करता है। प्रकृति का मतलब ऐसे ये भी आप समझेंगे, जैसे कोई विद्यार्थी है, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ा कम समझ में आता है, तो उस हिसाब से उनको अलग तकनीक से सिखाया जा सकता है। जैसे मुझे लगता है कि कुछ विद्यार्थी या मतलब ऐसे रहते हैं जिनको थोड़ा क्लास में है, वो उनको बाकी चीजों में बहुत ज्यादा रुचि है, लेकिन कोई ऐसी जैसे विषय विशेष आ गई, जैसे गणित है, गणित पढ़ा रहे हैं, उस समय उनको थोड़ा लगता है कि ये मेरे समझ में नहीं आया, तो वो उनकी प्रकृति हो गई एक तरीके से, उनका मानसिक या शारीरिक मानसिक स्तर है वो उस हिसाब का है। तो फिर प्रकृति का अनुकरण करते हुए अगर उनको सिखाया जाए तो फिर वो उन चीजों को सीख सकते हैं, या उनके लिए कुछ ऐसा निर्धारित कर दिया जाना चाहिए। जैसे बहुत गिफ्टेड है स्टूडेंट, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसको आप सरल सरल चीजें सिखाते रहोगे तो वो बोर हो जाएगा और उसकी रुचि कम हो जाएगी। उसको अगर थोड़ा चैलेंजिंग आप काम बता रहे हैं तो उसको लगेगा कि हाँ ये, और उससे वो सीखेगा भी ज्यादा। और यहाँ आगे फिर बहुत सारे ऐसे अपने मनोवैज्ञानिक हुए हैं जो आप साइकोलॉजी में पढ़ेंगे आगे, वही चीजें सारी लिखी हुई हैं, इसको यहाँ पढ़ने की अपने को आवश्यकता नहीं है। परीक्षा में इस तरह का प्रश्न अब तक पूछा गया नहीं है, तो अगर आपको समय मिलता है तो ये सारी शिक्षण की परिभाषा इन्होंने दी है, वही बातें हैं। फिर जो वर्बल्स हैं उनके वेरिएबल्स हैं उनके बारे में बात की है यहाँ शिक्षण के चर के बारे में। तो इनमें क्या क्या है, 4 घटक बताए हैं, और 4 घटक में क्या क्या चीजें हैं। एक तो स्वतंत्र चर, जिसमें शिक्षक हैं, वो थोड़ा सा मतलब उसको इंडिपेंडेंट कह सकते हैं अपन क्लास में सीधा। फिर आश्रित है, तो शिक्षण के लिए जो विद्यार्थी हैं वो सीधा शिक्षक पर आश्रित रहेगा, एक कक्षा की अपन बात कर रहे हैं। फिर हस्तक्षेपी या
मध्य पदस्तर, इसमें क्या चीजें आ जाएगी, जैसे अपन कह रहे हैं एक शिक्षक हैं और एक अपना मतलब एक समूह हो गया जो विद्यार्थियों का समूह है। अब उनके बीच में जो अंतःक्रिया हो रही है उसमें भी तो कुछ चीजें और हैं जो ऐड होगी, वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी हस्तक्षेपी। और प्रकार की अगर बात करें अपन, तीन यहाँ प्रक्रिया में तीन प्रकारों का अपन बात कर सकते हैं। ये सबसे पहले शिक्षण में हमने बात की थी कि एक साधन हो गए, फिर एक शिक्षक है और एक शिक्षार्थी है और एक शिक्षण के साधन, तो वो यही मध्य वाला अपन समझ सकते हैं इसको। फिर शिक्षण के प्रकार की बात करें अगर, तो सामाजिक प्रक्रिया है यहाँ लिखा है, ये भी थोड़ा आप ध्यान रख लेना। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, विभाजन भी कई प्रकार से किया जा सकता है और इसमें जो शिक्षण क्रियाएं हैं उसके अनुसार जो वर्गीकरण है उसमें तो क्या क्या आ जाएगा, प्रस्तुतिकरण है, प्रदर्शन है और कार्य। तीन तरीके से अपन प्रस्तुत करके जो विभाजन है उसको बता सकते हैं। जैसे प्रस्तुतिकरण का मतलब तो क्या हो जाएगा, बोर्ड है आपके सामने, कोई एक डायग्राम वगैरह है, उसके आधार पे कोई चीज आपको सिखाई गई, मतलब प्रस्तुत किया गया पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है, कोई पाठ है, उसकी कहानी क्या है, नोट्स क्या है ये। फिर प्रदर्शन है, जैसे आपको कोई चीज सीखनी है, आप प्रदर्शन के माध्यम से भी सीख सकते हैं। प्रदर्शन का मतलब हो गया जैसे कोई पेंटिंग वगैरह आप सीख रहे हैं, कोई चित्र ही आपको सामने से दिखाया गया, मॉडल आपको सामने से दिखाया गया, तो वो एक प्रदर्शन। और एक कार्य, जैसे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, 11वीं 12वीं में लेबोरेटरी का काम रहता है, तो वहां आप कुछ ऐसी क्रियाएं करके भी सीख सकते हैं। इस प्रकार से ये तीन विभाजन है। फिर उद्देश्यों की दृष्टि से ज्ञानात्मक हो गया, भावात्मक हो गया और क्रियात्मक शिक्षण हो गया। ज्ञानात्मक जहाँ सीधा सीधा आप कुछ चीजें सीख रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इसी तरह भावात्मक और क्रियात्मक में जैसे कोई क्रियाविधि के माध्यम से सीख रहे हैं तो वो क्रियात्मक है। भावनात्मक जुड़ाव के कारण कोई चीज सीख रहे हैं तो वो भावनात्मक शिक्षण है। और स्तरों की दृष्टि से अपन स्मृति, बोध और चिंतन स्तर, टीचिंग में ये चीजें आगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। जैसे स्मृति स्तर है वो शुरुआती स्तर है। स्मृति स्तर का मतलब हो गया जैसे कोई चीज आपको याद करने के लिए कही गई, जैसे कि भारत की राजधानी दिल्ली है भाई, तो आपने उसको रट लिया, याद कर लिया जैसे, तो वो आपका स्मृति स्तर है। फिर बोध स्तर, उसके बाद आप कुछ और उसके बारे में सोचने लगते हैं कि ये मतलब राजधानी है तो क्यों है, यही क्यों है और कोई दूसरा शहर क्यों नहीं है। फिर वो आपका बोध, उसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी होना शुरू होती है, आप जानने लगते हैं। फिर चिंतन, बड़े लेवल पर आप बातचीत करते हैं कि पुराने समय में इस तरह की स्थिति थी, इंद्रप्रस्थ नाम था कोई, या ये केंद्र में है, या सबसे ज्यादा अनुकूल जो चीजें हैं वो यहाँ पर है, यहाँ से सारा का सारा जो काम है वो बढ़िया तरीके से देखा जा सकता है, तो वो उसका चिंतन स्तर कह सकते हैं अपन। और ये इसका डायग्राम भी है, तो इसमें आप ये थोड़ा परीक्षा के हिसाब से भी ध्यान रख लेना। जो शिक्षण एक सतत क्रिया है और उसमें तीन स्तर हैं शिक्षण की स्तरों की दृष्टि से। उसमें प्रारंभिक स्तर स्मृति स्तर है, मध्यम स्तर बोध स्तर और अंतिम जो हाई लेवल का है वो चिंतन है। फिर शिक्षण के स्तर की ये वो जो डायग्राम है उसके लिए है ये। तो शिक्षण के स्वरूप की दृष्टि से वर्णनात्मक हो गया और उपचारात्मक हो गया। वर्णनात्मक का मतलब शुरू में जब कोई पाठ है जैसे वो आपको पढ़ाया गया तो पूरा का पूरा वर्णन आपके सामने रखा जाएगा। जैसे यहाँ भी कुछ चीजें आप अगर समझ रहे हैं तो भी ये चल रहा है सामने है आपके, तो इसको वर्णनात्मक कह सकते हैं। और उपचारात्मक का मतलब ये समझेंगे जैसे अभी हम मॉडल पेपर हल करते हैं, पहले हमने जो भी अपना राजस्थान जीके हो, चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो, सारी चीजें पढ़ी थी, उसके बाद मॉडल पेपर हल किए। लेकिन सारी चीजें पढ़ ली, उसके बावजूद अपने 600 में से 600 नंबर थोड़ी आ रहे हैं, तो 600 में से 600 नहीं आ रहे, 400 450 नंबर ही आ रहे हैं। तो वो 150 नंबर के जो प्रश्न हैं उनमें वापस से बातचीत होती है, जैसे क्लास में आपको वापस से बताया जाता है या किसी माध्यम से आप उनको वापस सीखते हैं, तो उसको उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे अपन। और इसमें पूर्व प्रक्रिया, प्रक्रिया और अंत प्रक्रिया ये तो आप समझ जाएंगे। पहले की मतलब कोई पढ़ाने से पहले की कोई क्रिया है तो उसको पूर्व प्रक्रिया कहेंगे, और पढ़ाने के दौरान जो क्रियाएं होगी वो प्रक्रिया में आ जाएगी। और नियोजन का मतलब ऐसे समझेंगे आप प्रबंधन, मैनेज करना उसको। तो इतनी बातें तो ये मतलब जिसको टेक्स्ट के माध्यम से समझाया गया है, लिखा गया है। अब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि इस तरह से एक शिक्षण शब्द है केवल शिक्षण अभिरुचि में, उसको समझना है। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की ये बात है, कुछ साधन होते हैं, कुछ इसको कला भी कह सकते हैं, मनोविज्ञान भी कह सकते हैं, इस तरह की चीजें भी आती हैं। और हमेशा जब इस जो टॉपिक अपन देख रहे हैं शिक्षण वाला,
या अभी प्रश्न भी हम बात करने वाले हैं, कुछ प्रश्न भी हैं। तो इतनी सारी बातें हमने सीखी थी, इसके आधार पर कुछ प्रश्न हल करेंगे तो और ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। और मुझे लगता है कोई विद्यार्थी ढंग से जितने मॉडल पेपर उसके पास अवेलेबल है, जैसे अपने पास लगभग 40 से 50 मॉडल पेपर का टारगेट है और क्वालिटी मॉडल पेपर है, तो उन प्रश्नों को अगर ढंग से हल कर ले, समझ ले, उसका लेवल बन जाए ऐसा कि वो किसी भी प्रश्न को पढ़ के अच्छे से चारों ऑप्शन को पढ़ के और मतलब उसको समझ सकता है, रूल ऑफ रिजेक्शन भी लगा सकता है, तो उसके सभी प्रश्न सही हो सकते हैं, ऐसी स्थिति है। तो बात करते हैं अपन प्रश्नों की। अब चीजें तो आपने समझ ली, सीख ली, क्या है मामला, क्या बात करना चाह रहे थे अपन। कुछ विद्यार्थियों के मन में ऐसा रहता है कि हमें पढ़ाया नहीं गया, तो उसी हिसाब से, बाकी मुझे लगता है कि इतनी भी ज्यादा, क्योंकि नॉर्मल बातें हैं, ये सब समझ जाते हैं आराम से। अब बात करते हैं अपन फटाफट से प्रश्नों की, इसको अगले 10 मिनट में खत्म करना है मामले को अपने को। कौन सा कथन सत्य। अब परीक्षा में आपको क्या ध्यान रखना है, शायद तक मैंने क्लास में भी ये बात की थी भाई, यहाँ शिक्षण हो, चाहे शिक्षण अभिरुचि हो, चाहे पूरे टॉपिक हो, मामला दो के बीच का है। एक है इधर आप, और आपको अपने आप को एज ए टीचर सोचना है। फिर इधर है शिक्षार्थी, और शिक्षार्थी में आप ऐसे समझेंगे कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे हैं, और आप एक शिक्षक हैं। अब कुछ ऐसे साधन हैं, माध्यम है, जिनके माध्यम से जो कोई चीज है आप उनको सिखाएंगे। अब यहाँ पर जो बेनिफिट वाली बात है वो हमेशा आपको शिक्षार्थी की तरफ रखनी है। आपको ऐसा प्रयास करना है कि शिक्षार्थी के प्रति आप डिवोटी हैं, बिल्कुल समर्पित हैं, उसका मतलब बढ़िया से बढ़िया हो सके उतना बढ़िया आपको शिक्षण करवाना है, उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ऐसा विचार आपको रखना है। और ये विचार जब रखेंगे तो आप 100% या सारे प्रश्न सही कर लेंगे। कुछ एक ऐसे हो सकता है जैसे 2-5% अपवाद की संभावना रहती है, तो वहां भी आप जब फ्लो में रहेंगे तो चीजें आपकी सही होनी चाहिए। फिर यहाँ अब प्रश्न की बात करते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं। प्रश्न पढ़ना है, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, समझने का प्रयास करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। पहले मैं कह चुका हूं कि इसमें लगभग 3 ऑप्शन सही होते हैं। आपको सही उत्तर नहीं ढूंढना है, सही उत्तर का पता नहीं लगाना, आपको सर्वश्रेष्ठ उत्तर का पता लगाना, इसीलिए थोड़ा समझकर उसको सही से हल करना। तो पहला प्रश्न हो गया कि कौन सा कथन सत्य है, ये आपको पता लगाना। अब हो गया कि शिक्षक जन्मजात होते हैं, यानी कि ये एक कला है, इस तरह आप कह सकते हैं इसको। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, तो भाई आपका बीएसटीसी में नंबर आ गया तो आप प्रशिक्षण लेने ही जाएंगे, 2 साल की ट्रेनिंग होगी। और शिक्षण एक कला है, अभी हम बात कर रहे थे वहां, मतलब कि एक लाइन आई थी जिसको हमने देखा था, और उसमें यह साफ साफ लिखा था कि शिक्षण एक कला है। और लास्ट में लिखा है उपयुक्त सभी। अब उपयुक्त सभी का मतलब हो गया कि ये तीनों ही बातें हैं वो सही है। अब यहाँ पर जैसे ये है ना, शिक्षक जन्मजात होते हैं, तो ये गलत है। आप ऐसे एक नॉर्मल तरीके से सोचेंगे तो गलत है कि भाई हम जन्मे थे उस समय तो हमको कुछ नाम ही नहीं आते थे, हम शिक्षक कैसे हैं, जन्मजात कैसे हो सकते हैं। तो इसमें ये यही कहना चाह रहा है कि मतलब कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास इसकी स्किल होती है। स्किल तो नहीं करनी चाहिए, स्किल तो आप बाद में हासिल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी योग्यताएं होती हैं जो बाद में विकसित होकर एक समय ऐसा आता है जब वो एक बेस्ट शिक्षक के रूप में उभर कर आ सकता है। यानी कि उसमें ऐसे गुण तो होते हैं, बस उनके विकास की देर है। जैसे वो गुण है उनको थोड़ा मौका मिला और डेवलप हुए तो वो फिर एक बढ़िया शिक्षक के रूप में मतलब आपके सामने रहेगा। और प्रशिक्षित वाला सही है और कला है, ये दोनों। अब यहाँ पर इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे एक आध तो कंफ्यूजन वाला ऑप्शन रहेगा, तभी वो प्रश्न बना है ताकि विद्यार्थी जो भी पेपर हल कर रहा है वो थोड़ा कंफ्यूज हो, तो संभावना बनती है ये। लेकिन आप अगर प्रयास करेंगे तो फिर ये समझने में आपको कोई देर नहीं लगेगी। उपयुक्त सभी वाला जैसे ये हमने यहाँ पढ़ लिया था, और प्रशिक्षण का ये आपको उस समय सोचना है कि जब एसटीसी में नंबर आ जाएगा तो आपकी ट्रेनिंग ही तो होने वाली है, आप जाने वाले हैं ट्रेनिंग करने के लिए। तो पहले प्रश्न का अपना, और वैसे अब इसमें एक बढ़िया सुविधा रहेगी मेरे लिए भी, वैसे कुछ में ऐसे गलत भी हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही दिया है, और इसमें आप भी मतलब अपने आप को संतुष्ट महसूस करेंगे। यहाँ आप ऐसे लगेगा कि हाँ बिल्कुल ये होना चाहिए। बस पहला ऑप्शन इसमें थोड़ा ऐसा लग रहा है, जो गड़बड़ लग रहा है मुझे, ऐसे लग रहा है कि जब कोई नॉर्मल विद्यार्थी ऐसे पढ़ेगा इसको कि शिक्षक जन्मजात होते तो उसको लगेगा गलत है, ये जन्मजात तो शिक्षक कैसे हो सकता है, लेकिन संभावनाएं तो रहती है। फिर दूसरा है शिक्षा परम धन है, क्योंकि इसे कोई छीन नहीं सकता, फिर इस जितना बांटा जाए उतनी बढ़ती है, इसे कोई चुरा नहीं सकता। और फिर ऑप्शन आ गया आपका उपयुक्त सभी, तो इसमें भी यही है। छीन सकता है क्या, नहीं छीन सकता, तो ये सही बात है। बांटा जाए तो बढ़ती है। यदि कोई चीज आप सिखा रहे हैं तो ऐसे थोड़ी कि सिखा दीजिए अब दूसरे में चली गई आप तो भूल गए उसको, ऐसा नहीं होता है। यानी कि ये भी सही है, फिर उसे चुरा नहीं सकता, बस यही बात है।
तो ये भी सही है, और इस कारण इसमें भी चौथा ऑप्शन आपका यानी उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और परीक्षा में थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। ये जो अपना शिक्षण अभिरुचि वाला पोर्शन है, इसमें प्रत्येक प्रश्न को पढ़ना है पूरा, उसके चारों ऑप्शन को पढ़ना, उसके बाद आंसर देना। जैसे आप सबसे पहले ये ऑप्शन पढ़ेंगे, जैसे मैंने पढ़ लिया प्रश्न शिक्षा परम धन है, क्योंकि फिर मैंने पहला ऑप्शन पढ़ा, इसे कोई छीन नहीं सकता, तो ये सही है। तो ऐसा नहीं है कि बस पहला ऑप्शन पढ़ लिया और उसमें ए भर दिया और आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करना आपको, क्योंकि इसमें प्रश्न मतलब वो सर्वश्रेष्ठ वाली बात आ गई है अपनी, सारे ऑप्शन सही रहते हैं इसमें ज्यादातर में। आगे बात करते हैं अपन, शिक्षा को परिभाषित किया जाता है किस रूप में, तो अनुभवों के द्वारा होने वाले ज्ञान वृद्धि के रूप में, पुस्तकों से ज्ञान प्राप्ति के रूप में, विद्यालयी शिक्षा के पर्यायवाची के रूप में, जीवन की तैयारी के रूप में। अब यहाँ उपयुक्त सभी ऑप्शन नहीं है, उस समय आपके सामने थोड़ा संकट रहेगा, अब इनमें बेस्ट कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ मुझे चयन करना है, वो क्या है। तो अब ऐसा थोड़ा साइड वाला शब्द देखना आपको, जो नॉर्मली हम उपयोग नहीं करते हैं, थोड़ा इसको मैं ऐसे कहूं, आदर्शवादी, ऐसा ऑप्शन जिसमें थोड़ा आदर्श छुपा हुआ है। तो देखिए, पहला है अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में, ये आदर्शवादी है। आप जैसे अभी हम जब पढ़ रहे थे, इसका टेक्स्ट पढ़ रहे थे, उस समय ये बात आई थी कि व्यक्ति केवल क्लास में नहीं सीखता, हर जगह से सीख सकता है, हर व्यक्ति से सीख सकता है वो। तो वो अनुभव उसको होता है किसी चीज का, तभी तो उसका ज्ञान बढ़ता है उसके बारे में। तो और पुस्तक प्राप्ति, केवल ये सोच मत लेना, पुस्तक प्राप्ति से भी तो वो अनुभव ही ले रहे हैं आप। और विद्यालय शिक्षा का पर्यायवाची, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये दोनों अब समांतर हो गए, अब ये अनुभव वाला इसमें टॉप हो गया। अब सर्वश्रेष्ठ का चयन करना, उस समय ये दोनों कट जाएंगे, जीवन की तैयारी है वो, लेकिन जो शब्द आ गया अनुभव के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि, तो बस उसको आप शिक्षा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, और ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव, अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है, तो ज्ञान हो गया, प्रशिक्षण हो गया, आपका अनुभव हो गया, आपने रिसर्च भी की है कि किस तरह से पढ़ाया जाए। अब बात हो रही है सकारात्मक अभिवृत्ति की और अभिरुचि की। फिर ऑप्शन आया है एक और दो, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास ज्ञान है, आपने पढ़ाने की ट्रेनिंग भी ली है, आपको थोड़ा बहुत अनुभव भी है कि इस तरह की चीजें होती हैं इसमें, आपने रिसर्च भी की है, अनुसंधान भी किया है, कोई भी जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उस पर। अब है सकारात्मक अभिवृत्ति, यानी आप पढ़ाने के प्रति सकारात्मक हैं, आपको लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए। और दूसरी बात आती है अभिरुचि की, इसके बिना तो कोई काम है नहीं। और टॉपिक हम पढ़ रहे हैं शिक्षण, और उसके आगे ही लिखा हुआ है अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि पढ़ रहे हैं, और उसी का प्रश्न भी है यहाँ, शिक्षण अभिरुचि। अब शिक्षण तभी होगा जब आपकी अभिरुचि है। हम एक बात ऐसे भी कर रहे थे, कोई विद्यार्थी है वो कोई चीज सीख रहा है, तो उसमें उसकी जो रुचि है उसका होना बहुत जरूरी है। बिना रुचि के आप उसको जल्दी नहीं सिखा सकते, सिखा तो सकते हैं, जैसे कोई बच्चा है उसको आप पीट रहे हैं तो मार्क से बचने के लिए भी सीख सकता है, लेकिन रुचि होगी तो उसमें एक सीखने की बात अलग होगी। तो यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अंत सेवा प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजा जाए तो आप वहां क्या करेंगे। अब सारी जगह आपको अपने आप को एक मानना है, शिक्षक हैं आप, और उसी हिसाब से वहां आपको रिएक्ट करना है, कोई भी काम करना है। तो पहला हो गया, जैसे अनुभवी शिक्षकों के अनुभव सीखेंगे, बिल्कुल अनुभव सीखने हैं आपको। शिक्षण की नई नई विधियां सीखेंगे, जैसे नई नई विधियां सीखने से क्या फायदा मिलने वाला है, तो फायदा यही है भाई, पुरानी विधियां हैं उनसे अगर बेहतर कोई तरीका हो सकता है जिससे आप सिखा रहे हैं, जैसे कोई 1 घंटे में कोई मैटर कोई चीज आप सिखा रहे हैं, अब कोई ऐसी विधि है जिसमें बच्चों को मजा भी आ रहा है और आधे घंटे में सीख रहे हैं, तो उस विधि आपको सीखनी चाहिए। तो नई नई विधियां सीखेंगे, शिक्षकों से अपना संपर्क बढ़ाएंगे, तो उसका बेनिफिट है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि आपके पास भी ज्ञान है, उनके पास भी ज्ञान है। अब आप कुछ बातें उनको बताएंगे, कुछ बातें उनके पास ऐसी होगी जो आपके काम की होगी, तो वो आपको बताएंगे, तो अपना संपर्क बढ़ाएंगे, ये भी सही है। और फिर जब ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो ये सही कर देंगे। और बार बार जो अपना टीचिंग वाला है, इसमें ये उपरोक्त सभी वाला आता रहेगा बार 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 बार। वहां आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी इस तरह की बात आए कि ये उपरोक्त सभी, तो आप थोड़ा ध्यान रखना आजकल, क्योंकि प्रश्न ऐसे भी बनने लग जाते हैं कि उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन भी केवल चुकाने के लिए दे दिया जाता है। तो राजस्थान जीके जब आप हल कर रहे होंगे उस समय थोड़ा इस पर ध्यान देना, बाकी संभावना बनती है उपरोक्त सभी सही हो जाता है अधिकतर। फिर शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो ऑप्शन है आपका, व्यक्तियों के अनुमानों की जांच के आधार पर सभ्य व्यक्ति के अनुभवों के द्वारा एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। शिक्षण परिवर्तन लाता है, सही बात है, बौद्धिक अभिवृद्धि के आधार पर। तो बौद्धिक अभिवृद्धि तो आ गई, लेकिन उसका परिवर्तन नहीं आया। जैसे आपके पास बुद्धि तो बहुत है,
लेकिन जो प्रोसेस चल रही है वही सेम चलती जा रही है, कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, तो फिर उसको अपन सर्वोत्कृष्ट रूप नहीं कह सकते हैं। रूप तो है वो एक तरीके से टीचिंग का, और अनुमानों की जांच के आधार पर भी सही है, सभ्य व्यक्ति के अनुभव भी सही मान सकते हैं। लेकिन जब प्रोसेस की बात करें अपन, टीचिंग प्रोसेस की, प्रक्रिया की, जो दूसरे व्यक्तियों में चेंज लाती है, एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थियों में उसके अनुरूप कुछ ऐसा परिवर्तन आ रहा है, तो उसको आप सर्वोत्कृष्ट रूप कह सकते हैं। और हम शुरू में बात कर रहे थे कि 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, चारों सही रहेंगे, आपको किसका चयन करना है? सर्वोत्कृष्ट का चयन करना है। जैसे पहला है कि अनुमानों की जांच के आधार पर, तो सही है ना, ये भी सही है, लेकिन सर्वोत्कृष्ट या सर्वश्रेष्ठ जो ऑप्शन है वो थर्ड वाला है, वो आपको सही करना है। और इसमें थोड़ा ऐसा लगेगा कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सर्वोत्कृष्ट है? तो इसमें प्रोसेस की बात नहीं है, शिक्षा के रूप में प्रोसेस की बात नहीं है, जबकि इसमें एक प्रोसेस की बात है जो चेंज ला रही है किसी व्यक्ति में, वही शिक्षा है। आधुनिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सी विशेषता का संबंध शिक्षा से नहीं है? इसे जो लास्ट के कुचले शब्द रहते हैं उनको थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। कभी कभी हम जैसे यहाँ तक आते आते थोड़े आलसी हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि क्या पूछ रहा हूँ। तो नहीं है और है में बहुत एकदम से रात दिन का अंतर आ जाता है, तो थोड़ा ध्यान देंगे आप। इसमें ऑप्शन है, इसके अंतर्गत औपचारिक अनौपचारिक विद्यालय क्रियाएं समाहित होती हैं, ये जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, ये तथ्यपरक सत्यता तक पहुंचने की एक प्रोसेस है, यह विद्यार्थी जीवन के अनुभवों से संबंधित है। अब वो क्या कह रहा था, सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सी विशेषता का संबंध नहीं है टीचिंग से? तो तथ्यपरक सत्यता, ये किसमें चाहिए पर आपको किसमें चाहिए? औपचारिक अनौपचारिक विद्यालय क्रियाएं समाहित हैं, शिक्षा है वो बिल्कुल। और इसमें जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया हमने पढ़ लिया था, इसका संबंध है। शिक्षण मतलब सीखना एक ऐसी चीज है जो आप जीवन भर सीखते रहेंगे चीजें, और विद्यार्थी जीवन के अनुभव है ही है, वही तो सीखना है। विद्यार्थी है उस समय वो जो भी अनुभव प्राप्त कर रहा है वो सीखना है। एक तथ्यपरक सत्य तक आपको पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, उसको आप शिक्षण नहीं कहेंगे, या जो शिक्षा की विशेषता है उसमें वो शामिल नहीं रहेगा। शिक्षक शिक्षिकाओं की प्रतिष्ठिता एवं मान में आई काफी गिरावट का मुख्य कारण। चलो बढ़िया है, आजकल में उस हिसाब से है ये प्रश्न, तो थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। और सॉलिड ऑप्शन भी है एक, उनके आचरण की गिरावट। तो आचरण की गिरावट के पीछे बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं। आज का जो अपना परिवेश है उस हिसाब से चीजें थोड़ी सी डाउन हुई है। पहले मोरालिटी के मामले में, या अपन अगर बहुत जमाने पूर्व की अगर बात करें, तो उस समय स्थितियां बहुत ज्यादा अलग थी, और जो सामाजिक स्ट्रक्चर था वो भी इस प्रकार का था कि ऐसी जो मतलब प्रतिष्ठा की ये बातें हैं वो थोड़ी अप रहती थी, लेकिन आजकल की स्थिति उसमें डाउन है। फिर दूसरा है ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति है। जैसे कोई एक इसका उदाहरण लेते हैं अपन, 12वीं क्लास का मतलब 12वीं तक का कोई स्कूल है, अब 12वीं क्लास के वहां 100 बच्चे पढ़ते हैं, कोई शिक्षक उसी स्कूल में वहां पर पढ़ाते हैं, और फिर जब परीक्षा वगैरह होती हैं तो वो इस तरह से ट्रीट करते हैं विद्यार्थियों को कि जो ट्यूशन आते हैं उनके पास उनको ज्यादा नंबर मिल रहे हैं, जो नहीं आते हैं उनको कम नंबर मिल रहे हैं। तो फिर जो कम नंबर मिल रहे हैं वो फिर उसका शिकार होंगे, फिर उनको पता चलेगा तो फिर वो वहां जाना शुरू करेंगे। इस तरह से ये मतलब स्थिति बनती है, और जब विद्यार्थियों को इसके बारे में पता चलेगा तो स्थितियां मतलब स्वाभाविक रूप से गिरावट लाएगी। और शिक्षण के प्रति लापरवाही, इसको भी कह सकते हैं। पर आजकल जैसे अगर अपन गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करेंगे तो वहाँ कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, वैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी ऐसी होती हैं कि वो इस तरह के टीचर भी भर्ती करते हैं, तो फिर वहाँ ऐसी संभावना बनती है। तो तीनों ही बातें सही हैं, प्रतिष्ठा और मान में आई गिरावट, तो उसमें तीनों ही सही है, तो आपका जो चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी वाला वो सही हो जाएगा। फिर शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से उत्तम है, क्योंकि अब चूंकि आप टीचर बनने वाले हैं तो इसी कारण से ये आपको मिलने वाला है प्रश्न कि ये बेस्ट है, क्यों है, तो क्या बताएंगे आप? जैसे पहला हो गया, शिक्षक को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है, उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, वर्ष में छुट्टियां बहुत ज्यादा होती हैं, उत्पाद विद्यार्थी जीते जागते रूप में शिक्षक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं, यानी कि वो अपने जीवन में जितनी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, जितनी बड़ी सफलता अर्जित करते हैं, वो अपने आप में जो शिक्षक हैं उसके लिए आत्मसंतुष्टि का काम करते हैं, माध्यम बनते हैं। तो बिल्कुल ये सही बात है। जैसे आप सबका सिलेक्शन होगा तो मुझे भी फिर लगेगा कि हाँ भाई थोड़ा कुछ तो किया है हमने, तो इस तरह से आप इसको उत्तम मान सकते हैं, और आने वाले समय में आपके लिए भी लागू होने वाला है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं
जो मतलब कोई राजा हो उससे भी बढ़िया फील करते हैं। उनकी जो मतलब बातचीत करने का वो तरीका है वो इतना बेहतर रहता है, सौम्यता रहती है उनमें, या अपने जीवन में वो खुश हैं ऐसा हम महसूस कर सकते हैं उनको देखकर। उसके पीछे का कारण यही है, क्योंकि वो अपने काम से आत्मसंतुष्ट रहते हैं। आगे देखिए, कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसके पीछे क्या कारण है तो बात कर लेते हैं अपन। कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय विद्यार्थियों के स्तर को ध्यान में न रखना, शिक्षण कौशल में परिपक्वता का न होना, विद्वता का दुरुपयोग करना, एक एवं दो दोनों, यानी इन दोनों को बता रहा है ये सही उत्तर के रूप में। तो पहला हो गया संप्रेषण है, उसमें समस्या है। जो विद्यार्थी हैं उनका स्तर क्या है उस चीज का अगर ध्यान नहीं रखेंगे, जैसे यहाँ आया ना शब्द, ये ध्यान रखना आप। आज ही हम क्लास में बात कर रहे थे कि मुझे वो स्पेलिंग नहीं आई, तो विद्वान होने की कहीं आवश्यकता नहीं है आपको किसी भी चीज का, आपका जो संप्रेषण है वो सही होना चाहिए। और स्तर का ध्यान नहीं रखने के पीछे का ये, जैसे आप टीचर बन गए, अब आप पहली क्लास में गए और वहां पर जो बच्चे बैठे हैं सामने, अब उनके सामने आप पूरा अपना जो दर्शन शास्त्र है, आपने 12वीं में पढ़ा कि भारत में एक संसद है, उसके 3 भाग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होता है, इस तरह से उनका चुनाव होता है, इस तरह झाड़ने लग गए, मतलब आप उनके स्तर का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो फिर आप एक अच्छे शिक्षक नहीं बनेंगे। फिर दूसरा है शिक्षण कौशल में परिपक्वता का न होना। भाई आपके पास पढ़ाने की स्किल है वो एकदम से सॉलिड नहीं है, तो भी स्वाभाविक रूप से जो उसका रिजल्ट आना है वो आपका एक मतलब गड़बड़ रिजल्ट ही कहा जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों आ जाएंगे। फिर विद्वता का दुरुपयोग करना, ये इसमें थोड़ा साइड हो गया, एकदम से अपन कह सकते हैं कि संभव ही नहीं है ये चीज, विद्वान और उसके साथ ये चीज ऐड नहीं होगी। किसी व्यक्ति की सफलता के विषय में आपका क्या विचार है, तो उसमें सच्चाई होगी, ठीक बात है। यह है उसकी कठिन मेहनत और प्रयास का प्रतिफल है, फिर वह अपना काम समय से करता होगा, वह सफलता उसने बेईमानी से अर्जित की होगी। अब बहुत सी जगह अपन अखबार वगैरह में ऐसे सुनते हैं कि वहां ऐसे हो गया, ये हो गया, फर्जीवाड़ा हो गया, ये सारी बातें हैं और ये सुनने की हैं, और कुछ चीजें हर जगह अपवाद के रूप में रहती हैं, चाहे आप आज से 100 साल 1000 साल पहले चले जाओ, चाहे 1000 साल बाद भी ऐसी स्थितियां बनी रहेगी, क्योंकि अपवाद हर जगह रहते हैं। तो आपको क्या विचार करना है फिर, तो आपके पास उसमें सच्चाई होगी। अब ये भी ठीक है, लेकिन आपको सर्वश्रेष्ठ तक जाना है, तो यही है कि उसने क्या की है, कठिन मेहनत की है और बढ़िया से मतलब प्रयास किया है, तो उसका रिजल्ट उसको सफलता के रूप में मिला। और आपको यही चीज आपके जीवन में उतारनी है और अपने जो विद्यार्थी हैं, जहाँ मतलब शिक्षक और शिक्षार्थी की बात कर रहे थे, वहां पर इसको लाना है, और यही ऑप्शन आपका सही होगा। वह काम समय से करता है वो ठीक है, लेकिन जब कठिन मेहनत और प्रयास का प्रतिफल शब्द आप देखेंगे तो उसको आप सर्वश्रेष्ठ मान सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, इस तथ्य से प्राय सभी शिक्षा शास्त्री सहमत हैं कि शिक्षा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? व्यक्ति का उसके वातावरण में समायोजन करने के लिए, सैद्धांतिक पक्ष को उन्नत करने के लिए, व्यवहारिक पक्ष को उन्नत करने के लिए, केवल बौद्धिक विकास के लिए। अब थोड़ा इसमें लगेगा आपको कि ये तो गड़बड़ तो नहीं हो गया मामला, तो सभी शिक्षा शास्त्री इस चीज से सहमत है। कौन है? शिक्षा शास्त्री सहमत हैं। और वो किससे सहमत है? भाई समायोजन के लिए होनी चाहिए, शिक्षा शास्त्रियों का सहमत होना इसमें जरूरी नहीं है। फिर सैद्धांतिक पक्ष है उसको उन्नत करना है, उसमें भी शिक्षा शास्त्र का काम नहीं है। व्यवहारिक पक्ष को उन्नत करना, उसमें भी उनका कोई रोल नहीं है, वो अपने आप भी हो सकता है। अब यहाँ आया है उनको बौद्धिक रूप से एकदम डेवलप करना, ये शिक्षा शास्त्री बात करेंगे और इससे सहमत रहेंगे। कारण क्या है? बुद्धि का विकास शिक्षा शास्त्र है उसका, फिर आगे आगे धीरे धीरे अपन बात करते हैं तो उसमें बौद्धिक विकास है वो सबसे अहम बिंदु हो जाता है, तो उसको आप सर्वश्रेष्ठ आंसर के रूप में चयन कर सकते हैं। फिर आगे है शिक्षकों के चयन में चयन बोर्ड को वरीयता देनी चाहिए। तो क्या है? समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों को उनकी अभियोग्यता एवं अभिवृत्ति के आधार पर। फिर अल्पसंख्यक समुदाय, महिला अभ्यर्थी, पिछड़ी जाति, तो इन तीनों ऑप्शन को हटा दीजिए। स्वाभाविक सी बात है, जिसमें योग्यता है और जिसकी रुचि है वो इस फील्ड में आना चाहिए, तो ऐसा विचार रखना चाहिए। और प्रयास करती भी है सरकार, लेकिन कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जिनका फिर ध्यान रखना पड़ता है, तो वो भी बातें वहां है। शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण संबंधी प्राथमिक दायित्वों का निर्वहन किया जाना चाहिए, समाज के द्वारा, पाठ्य पुस्तक लेखकों द्वारा, प्रशासकों द्वारा और शिक्षकों द्वारा। तो शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण संबंधी ऐसे क्या टारगेट बनाए जाए, लक्ष्य निर्धारण किया जाए, तो लक्ष्य निर्धारण का काम कौन करेगा? तो ऐसा जब प्रश्न आता है तो मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट बढ़िया है, गिफ्टेड भी कह सकते हैं, जिनको मतलब जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है, उसके बावजूद उनके गलत हो जाता है, और वो ये सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि समाज का लक्ष्य निर्धारण में क्या योगदान है, समाज का ही निर्धारण है। क्योंकि जब एक शिक्षक शिक्षार्थी को पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद वो कहाँ जाने वाला है?
या उसके पास जो शिक्षार्थी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, समाज से आ रहा है। इसीलिए समाज है वो तय करे कि किस तरह की चीजें, किस तरह का उनका लक्ष्य होना चाहिए, कैसे विद्यार्थी, मतलब कि जब कोई एक विद्यार्थी जा रहा है पढ़ने तो वो कैसा नागरिक बनकर निकले जो कि समाज के लिए हितकारी हो। तो ये चीजें हैं थोड़ी जो समझने की हैं, आपको ध्यान रखनी है। शिक्षण के अतिरिक्त स्कूल की अन्य क्रियाओं के बारे में एक शिक्षक के रूप में किस प्रकार की अभिवृत्ति बताएंगे आप? तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव के साथ साथ की चीजें हैं, वैसे हमेशा सकारात्मक रहना आपको। प्रश्न था अपना शिक्षण के अतिरिक्त यानी टीचिंग है, उसके अलावा और कुछ प्रक्रियाएं रहती हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं रहती हैं, तो उनमें आपकी रुचि कैसी रहेगी? तो जैसे इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आपको उन चीजों के प्रति सकारात्मक रहना है। जैसे प्रार्थना सभा है, अब आप तो जैसे कि मैं तो शिक्षक हूँ और मुझे तो पढ़ाना पसंद है, लेकिन जब प्रार्थना सभा चल रही है उस समय प्रार्थना सभा के प्रति आप सकारात्मक रहेंगे। या कोई जैसे कोई उत्सव वगैरह है तो ऐसा पॉजिटिवनेस प्रदर्शित करेंगे तो विद्यार्थी भी उसका लाभ लेंगे, उनके प्रति नकारात्मक नहीं रहेंगे आप। और समय तो बहुत चला गया है मुझे लग रहा है कि, लेकिन ठीक रहेगा, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं तो एक बार आपने वीडियो देख लिया और उसके बाद किसी तरह की कोई ऐसी समस्या रहेगी नहीं। और जो विद्यार्थी ऐसे सोचते हैं कि मैं इसमें समय नहीं देना चाहता हूँ या समय इतना ज़्यादा समय क्यों लगा रहे हैं हम, तो आपको ये याद रखना है जितना राजस्थान जीके का, जितना रीजनिंग का योगदान आपकी सफलता में है उतना का उतना बराबर 25% योगदान इसका भी है, तो समय तो आपको देना पड़ेगा इसे। प्रश्न है अपना, शिक्षक के लिए सबसे मूल्यवान उसकी नौकरी है, शिक्षण के प्रति आस्था है, विद्यार्थियों का उसके प्रति विश्वास है, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है। तो अब जब आप सही करेंगे, जैसे तीसरा इसमें सही है, उत्तर आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ और उसको सही भी कर दिया। परीक्षा में आपके सामने उत्तर लिखा हुआ नहीं है, जैसे मेरे भी सामने उत्तर लिखा हुआ नहीं है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई नौकरी है, तो स्वाभाविक सी बात है नौकरी तो है, आज के जमाने में यही है मामला, और शिक्षण के प्रति आस्था भी है, बढ़िया बात है। लेकिन देखिए हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो शिक्षार्थी हैं वो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है यहाँ पर। तो ये तो शिक्षक की आस्था हो गई, ये भी शिक्षक की बात हो गई। विद्यार्थियों का उसके प्रति विश्वास है, वो सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन कैसे बनेगा? क्योंकि विद्यार्थी अगर विश्वास कर रहे हैं मतलब वो सर्वश्रेष्ठ है, उतना ही प्रभावशाली शिक्षक है। विद्यार्थियों को लगता है कि यहाँ पर अपना जो शिक्षण प्रोसेस है, जो भी है सीखना वगैरह, वो सारी चीजें सही से हो जाएगी। बाकी गरिमा मर्यादा अपनी जगह है, उसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन बात कर चुके हैं हम, केंद्र में हमेशा कौन रहेगा? वो रहेगा विद्यार्थी बस। और विद्यार्थी का उसके प्रति जो विश्वास है वो उसके लिए मूल्यवान है। जैसे आपकी शिक्षण के प्रति बहुत आस्था है, आपकी बहुत मर्यादा, आप तो महान आदमी है ना, तोप है, आपकी नौकरी के प्रति मतलब वो भी आपके लिए मूल्यवान है। लेकिन जो विद्यार्थी हैं उनके मन में आपके प्रति विश्वास नहीं है, तो फिर सारी चीजें बेकार हो जाएगी। अगला प्रश्न है अपना, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो क्योंकि शिक्षक बन रहे हैं आप, तो सुझाव देने हैं आपको कि भाई एक तो जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए आदमी। जब जिम्मेदार होगा तो चीजें ऑटोमेटिक सुधरने लग जाएगी। फिर निगरानी का स्तर सुधारा जाए। निगरानी का स्तर अपन कह सकते हैं अपने यहाँ, मतलब अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे जो मतलब आधुनिक टेक्नोलॉजी आ रही है तो थोड़ा सुधर भी रहा है, लेकिन स्थितियां थोड़ी सी प्रतिकूल रहती हैं। और कक्षाओं वर्गों के अनुरूप, संख्या के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। जैसे कोई विद्यार्थी हैं तो स्कूल है, 100 विद्यार्थी हैं, वहाँ कोई एक ही शिक्षक है, तो बहुत सारे ऐसे विभागीय काम वो कर रहे हैं, फिर और भी ऐसे मतलब काम आ जाते हैं उनके, तो वो बढ़िया बैठता नहीं है। तो ये भी आप एक एडवाइस के रूप में मान सकते हैं इसको। फिर निगरानी स्तर सुधारना है या जवाबदेही सुनिश्चित करना, तो इस तरह की सारी सलाह आप दे सकते हैं और ये सही भी है। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षकों संबंधी किसी ऐसी वैध कसौटी है जिसके आधार पर इस तथ्य की पुष्टि होती है कि शिक्षण को एक उच्च व्यवसाय कहा जा सकता है? कैसे बात करते हैं, देखो ऑप्शन है अपने पास, शिक्षक उच्च व्यवसाय संबंधी मूल्यबोध का सम्मान करते हैं, शिक्षक हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतिबिंब है, शिक्षकों को अपनी विषय वस्तु का उच्च एवं सूक्ष्म ज्ञान होता है, और शिक्षक बालकों को अत्यधिक स्नेह करते हैं। ठीक बात है। तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ वाली बात आएगी, क्योंकि उपरोक्त सभी वाला है, इस तरह का रूल ऑफ रिजेक्शन वाला ऑप्शन अपने पास नहीं है, सारे ऑप्शन यहाँ सही है। अब सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो शिक्षक उच्च व्यवसाय संबंधी मूल्य बोध का सम्मान करते हैं। तो शिक्षक खुद सम्मान करते हैं, और किसका सम्मान करते हैं? जो शिक्षण व्यवसाय है उसका, एक उच्च व्यवसाय के रूप में उसको मानते हैं वे।
इस तरह का खुद भी महसूस करते हैं, खुद के अंदर भी इस तरह का बोध है। और यही बात यहाँ पर भी है कि भाई शिक्षकों संबंधी ऐसी वैध कसौटी है जिसके आधार पे कि हम उस चीज को साबित कर सकें। तो वह यही है कि शिक्षण को एक उच्च व्यवसाय कहा जा सकता है। और उच्च व्यवसाय कैसे कहेंगे कि शिक्षक खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो शिक्षण है वो मूल्यबोध, जो भी शिक्षण व्यवसाय है उसका जो मूल्यबोध है वो रेस्पेक्टफुल है, वो सबसे उत्तम है, सबसे उच्च है। बाकी जैसे सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतिबिंब है, लेकिन यहाँ पर शिक्षण नहीं आकर क्या आ गया है, शिक्षक आ गया। तो वो है अपनी जगह है वो चीज भी। विषय वस्तु का उच्च और सूक्ष्म ज्ञान होना भी उसको, जैसे नॉलेज तो सबके पास है, और फिर ये बालकों को स्नेह देते हैं तो अच्छी बात है, सारी चीजें ये अच्छी हैं, लेकिन इसमें जो बेस्ट आएगा वो फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन है अपना। और ऐसे जब प्रश्न आते हैं, जैसे 10 में से एक आध प्रश्न ऐसा रहेगा जिसमें अपन थोड़ा तुलना करने के बाद भी एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाएंगे, तो उनमें चीजों को थोड़ा आप एक दो बार वापस से देख लेना, याद करने का प्रयास भी करना, मतलब याद नहीं करनी है, समझनी है, लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो कुछ चीजों को याद भी रखना पड़ेगा फिर। और जब परीक्षा में जैसे ये है और मैं एक विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में हल कर रहा हूँ, मेरे पास सही ऑप्शन नहीं है, तो मैं किस आधार पर चयन करूंगा? तो यहाँ ये तीनों ऑप्शन लगभग एक जैसे हैं, इनमें अलग और जो थोड़ा सा ये मिलता जुलता जो है वो ये है। तो इस तरह का आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है अपना, शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस कार्य को व्यावसायिक प्रवृत्ति का अनुमान उसकी सहभागिता के आधार पर लगाया जा सकता है? तो इसमें सारी चीजें हैं। स्थानीय विद्यालय के प्रशासन शिक्षण व्यवस्था की निष्पक्ष आलोचना करता है, वह जुआ शराब संबंधी कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने वाले आंदोलनों में सक्रिय सहभागिता निभाता है, स्थानीय राजनीति में भाग लेता है, वह उन नागरिकों के आंदोलनों में सक्रिय भाग लेता है जो शिक्षा में सुधार के लिए प्रयासरत है। तो ये क्या बात कर रहा है कि भाई किस कार्य को व्यावसायिक प्रवृत्ति का अनुमान उसकी सहभागिता के आधार पर लगाया जा सकता है। व्यावसायिक प्रवृत्ति का मतलब क्या हुआ, किसी एक व्यवसाय विशेष के प्रति उसका एकदम से मतलब उसके मन में उसके प्रति सकारात्मक भावना, उसके प्रति एक सही विचार कि मैं ये व्यवसाय करने वाला हूँ। तो बात यही हो रही है ना, आप शिक्षक हैं तो शिक्षण में सुधार तो करना चाहेंगे। बाकी जैसे आंदोलन वगैरह हैं तो नेता बैठे हैं खूब सारे, है ना, आजकल के छुट भैया नेता बहुत हैं, तो वो कर लेंगे वो काम। तो फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कथन के द्वारा प्रजातांत्रिक कक्षा की झलक मिलती है? तो उसमें है केवल कुछ विद्यार्थियों को ही कक्षा प्रशासन में सहभागी बनाया जाए, या कक्षा के पाठ्यक्रम संबंधी जो अनुभव हैं उनके बारे में बात की जाए, या फिर अपने पास जो ऑप्शन है और उनमें या स्वयं निर्णय लें, ये भी ध्यान रखना, विद्यार्थी स्वयं निर्णय लें। फिर जो विद्यार्थी हैं उनको कक्षा नियमों के अनुरूप पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए, या फिर विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता के आधार पर उनको पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। और ऑप्शन अपना दूसरा ही सही है इस प्रश्न में। तो दूसरा ऑप्शन है उसको एक बार वापस से देख लेते हैं प्रश्न के साथ कनेक्ट करके। प्रजातांत्रिक का मतलब जो लोकतंत्र है वही सेम है, मतलब कि सबका थोड़ा बहुत उसमें योगदान होना चाहिए। तो विद्यार्थी कक्षा में पाठ्यक्रम संबंधी अनुभव है उनके बारे में स्वयं से निर्णय करते हैं, पाठ्यक्रम संबंधी जो निर्णय है अनुभव है उनके उसके बारे में। और विद्यार्थी का मतलब कोई एक विद्यार्थी नहीं है, सभी विद्यार्थी, इसी कारण इसको अपन प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ यह शब्द आ गया केवल कुछ ही विद्यार्थी, तो फिर वो गलत हो जाएगा, उसमें प्रजातंत्र नहीं आएगा। अगला प्रश्न है अपना, सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्तर को पब्लिक विद्यालयों के समकक्ष लाने का तरीका क्या हो सकता है? बात हमेशा ये आएगी कि सरकारी स्कूलें हैं उनको जो मतलब कि प्राइवेट स्कूल हैं उनके लेवल पे कैसे लाया जाए। तो सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के वेतन को घटा दिया जाए, क्योंकि वहाँ वेतन कम मिलता है, तो वैसा कर दिया जाए तो क्या ऐसा हो सकता है। फिर सरकारी स्कूलों में निगरानी के स्तर को बढ़ाया जाए, और सरकारी स्कूलों में सतत मूल्यांकन प्रणाली ईमानदारी से लागू की जाए। तो जब ये इस तरह की बात आएगी तो ये तो मतलब इसको उल्टी बात कह सकते हैं अपन। जैसे कोई शिक्षक है उसको कम वेतन दे रहे हैं तो उतने मन से कैसे पढ़ा पाएगा, उसका ध्यान और जगह जाएगा। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। एक तो सतत मूल्यांकन प्रणाली है उसको लागू किया जाए, और जो निगरानी स्तर है उसको बढ़ा दिया जाए, तो निश्चित रूप से ये चीजें लागू होगी, और जो एग्जीक्यूशन है जो भी पॉलिसी जाती है उनका अगर बढ़िया से हो तो फिर स्कूलों की स्थिति भी सुधरेगी। और वर्तमान में काफी लेवल बढ़ गया है। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या के हल न होने का कारण क्या है? तो अंग्रेजी का दबदबा, भारत का एक बहुभाषी देश होना, भारत की राजनीति, अन्य देशों का संबंध। तो उसमें दूसरा ऑप्शन सही है कि भारत एक बहुभाषी देश है, सभी जगह समान पाठ्यक्रम लागू नहीं किए जा सकते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं।
तो ये बिल्कुल स्वाभाविक सी समस्या है, इसमें आप मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे। बिल्कुल अंग्रेजी का दबदबा है, लेकिन वो अपनी जगह है। और जो शिक्षण माध्यम है उसमें समस्या आने के पीछे यही है, बहुभाषी देश में। जैसे पूरा भारत है, पूरे भारत के लोगों को अगर हिंदी बोलना आता, अंग्रेजी बोलना सबको आता, तो फिर कोई समस्या नहीं रहती। लेकिन जैसे अपन दक्षिणी भारत में चले जाएंगे तो वहां स्थितियां अलग हैं और उत्तरी भारत में अलग है। शिक्षण संबंधी समस्याओं के हल करने का दायित्व किसका है? तो इसमें शिक्षण संबंधी आया है, शिक्षण व्यवस्था शब्द आ जाता, विद्यालय प्रबंधन की बात आ जाती, तो वो स्थितियां अलग रहती। तो प्रधानाचार्य भी प्रयास करेंगे, शिक्षाविद भी, शासन भी प्रयास करेगा, लेकिन अंतिम रूप से अगर शिक्षण संबंधी कोई समस्या है तो उसका हल जो शिक्षक हैं उनको ही करना है। शिक्षण को उच्च व्यवसाय के अंतर्गत वर्गीकृत करने का मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? तो इसमें जो ऑप्शन है उसमें इस व्यवसाय में सेवानिवृत्ति की उच्च शर्तों का पालन, इस व्यवसाय में उच्च मूल्यों का परिपालन, फिर सरकारी व्यवसायों जैसे नियम लागू होना, एक निश्चित वेतनमान का क्रम अनुसरण करना। तो ऐसे वेतनमान की ये चीजें हैं, इन पे ध्यान नहीं देना आपको। यहाँ हो गया ये आदर्श वाली बात मैंने कही थी कि हमेशा ही आपको जब भी इस तरह के ऑप्शन जाए तो आदर्श या केंद्र में शिक्षक शिक्षार्थी इनको रखते हुए उनके जो सबसे मतलब बेस्ट उनके लिए हो वो चीज आपको चयन करनी है। तो दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि उच्च मूल्यों का परिपालन इसमें होता है, इसी कारण ये उच्च व्यवसाय के अंतर्गत आता है। नवनियुक्त शिक्षक के रूप में आपका प्रमुख दायित्व क्या होगा? तो अपने पूर्वगामी शिक्षकों के पद चिन्हों का अनुसरण करना, फिर अपने काम से काम रखना, शेष की चिंता नहीं करना, और अन्य शिक्षक साथी हैं उनके शिक्षण दर्शन में सुधार करना, अपने शिक्षक साथियों को सहयोग प्रदान करना, चाहे मतों में पर्याप्त अंतर ही क्यों न हो। तो चौथा ऑप्शन है वो सही है, जो भी आपके साथी हैं उनको आप सहयोग करेंगे, क्योंकि जब आप सहयोग करेंगे तभी आपको सहयोग मिलेगा, और काम चीजें जीवन में सहयोग के बिना संभव नहीं हो पाती है, नहीं चल पाती है सही से। तो जो लास्ट ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। और नवनियुक्त शिक्षक के रूप में यानी कि जब आप नए नए नौकरी लगे हैं, कहीं अपॉइंटमेंट हुआ है आपका, एक पेज शायद तक और है, देखते हैं इन प्रश्नों को भी। आप अपने जीवन में किस व्यक्ति को अपने लिए आदर्श मानते हैं? बढ़िया प्रश्न है। उस नेता को जिसने आजादी का बीड़ा उठाया, ठीक है। धर्मात्मा को जो केवल सत्य की शिक्षा का प्रचार करता है। उस महापुरुष को जो समाज की बुराइयों से पाक देखना चाहता, मतलब उसको बुराइयों से मुक्त देखना चाहता है। और फिर है उस या शिक्षा है को अपनी सीमाओं में रहकर आपको उपयोगी शिक्षा दी। तो यह शिक्षा नहीं है, शिक्षक है। उस शिक्षक को जिसने अपनी सीमाओं में रहकर आपको उपयोगी शिक्षा दी, क्योंकि यहाँ चार ऑप्शन जब देखेंगे तो आपके लिए सबसे यूजफुल कौन रहा? वो तो टीचर ही रहेंगे ना। जैसे कोई समाज की बुराइयों को दूर कर रहा है, या कोई ऐसा नेता है जो आजादी के लिए लड़ रहा है, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन में जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा वो यही है, उपयोगी शिक्षा। क्योंकि हर दिन हर पल आप उसका उपयोग करेंगे, उस उपयोगी शिक्षा का, उसके आधार पे आपका पूरा जीवन, उसकी दिशा धारा तय होनी है। तो फिर यह चौथा ऑप्शन आप सही कर देंगे। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जब आप शिक्षक बन जाएंगे उस समय ये प्रश्न इसीलिए पूछा गया है कि जो शिक्षार्थी आपसे शिक्षा लेने वाले हैं उनके साथ भी यह स्थिति हो, आप अपनी लिमिट में रहकर, सीमाओं का मतलब ऐसे समझना, उनको यूजफुल चीजें सिखाओ, उपयोगी शिक्षा दो। लंबी छलांग लगाने के लिए थोड़ा पीछे हटना ही पड़ता है, इस कथन का क्या आशय है? वाह, ये एक मूवी का डायलॉग है, वो शेर 2 कदम पीछे हटता है तो डर कर नहीं झपटने के लिए, ऐसा कोई डायलॉग है। तो उस हिसाब से वही सेम लाइन यहाँ है। तो उच्च पद तक पहुंचने के लिए निम्न पदों से नौकरी आरंभ करो। यदि लक्ष्य से थोड़ा पीछे हटकर भी काम करना आरंभ करना पड़े तो कर लेना चाहिए। जैसे हम बात कर रहे थे कि आप जब 3rd ग्रेड टीचर बन जाते हैं तो आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो हो सकता है कि बहुत बड़ा है, लेकिन शुरू में परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप मतलब शुरुआत कर रहे हैं, उस समय आपको ये नौकरी करनी पड़ रही है। उसके बाद धीरे धीरे आप आगे काम करते हैं, प्रोसेस में चलता रहता है और आगे फिर आप अपने टारगेट तक पहुंचते हैं। तो ये ठीक है, इस ऑप्शन को सही भी माना है। तो इसको एक बार वापस से देखेंगे अपन। अपने अपने लक्ष्यों पर अडिग नहीं होना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। अडिग तो रहेंगे तभी मिलेगा, नहीं रहेंगे तो वाह, जो हाथ लगे वही नौकरी कर लेनी चाहिए। तो ऐसा ढुलमुल या वो जो मतलब ऐसी बात है, वो जब आप पेपर हल कर रहे हैं उस समय स्थिति नहीं बननी चाहिए। नहीं तो आज के इस बहुत कॉम्पिटिटिव युग में इस चीज को भी बहुत सारे लोग सही मान लेंगे। यहाँ ये बात है, यदि लक्ष्य से थोड़ा पीछे हटकर भी काम आरंभ करना पड़े तो काम कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर आप धीरे धीरे काम करते रहेंगे तो आप लंबी छलांग लगा पाएंगे। और इसका मैं हर बार उदाहरण देता हूँ, जैसे आपको छत तक पहुंचना है तो आप ऐसे छलांग लगा के नहीं पूछेंगे, आप सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़कर जा सकते हैं।
शैक्षिक स्तर से विद्यार्थी निम्नलिखित शिक्षकों की कक्षा में सर्वाधिक कष्ट प्राप्त करते हैं। तो कैसे शिक्षक परेशान, मतलब कैसे शिक्षक क्लास में हैं और विद्यार्थी परेशान होते हैं। तो शिक्षक जो अपनी विषय वस्तु को एकीकृत विद्यार्थियों के स्तर पर समन्वित नहीं कर पाता है, मतलब इंटीग्रेटेड रूप से नहीं पढ़ा पाते हैं, जो इंटीग्रेटेड नहीं कर सकते हैं चीजों को, समन्वय नहीं ला पाते हैं चीजों में, वहां पर समस्या आती है। संवेगात्मक असंतुलन है, प्राय अपने अधिकारियों से असंतुष्ट है और विषय वस्तु पर उसका आंशिक अधिकार है। तो ये तीनों ऑप्शन भी सही है। इनमें भी कुछ ना कुछ, जैसे आंशिक अधिकार है, मतलब आपको जो चीज आप पढ़ा रहे हैं आपको पूरी नहीं आती है, या जो अधिकारी हैं उनके आपके बीच में अनबन है तो समस्या रहेगी। या संवेगात्मक असंतुलन है। संवेगात्मक असंतुलन का मतलब होता है आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या है और उसके कारण आप गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, किसी को भी मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ऐसे, तो वो चीजें संवेगात्मक असंतुलन है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे मेन बात आई है, एकीकृत और विद्यार्थियों के स्तर पर, यानी जो भी चीज आप समझा रहे हैं उसको विद्यार्थियों के साथ समन्वित नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वहां समस्या है। शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप देने पर अधिक बल दिया जाता है। तो उसके पीछे इंटर्नशिप अभी शुरू हो चुकी है हर जगह कोर्स में, तो उसके पीछे क्या कारण है। तो इंटर्नशिप का मतलब आप ये समझेंगे, आप कोई जैसे ट्रेनिंग है, कुछ भी ऐसी इस तरह की क्रिया है, तो उसमें वो ट्रेनिंग आप ले रहे हैं, उस समय आपको किसी ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहां पर ट्रेनिंग लेने के बाद आप नौकरी करने वाले हैं। तो आप वहां जाके वहां जो काम कर रहे हैं उनको देखेंगे, सीखेंगे, काम की प्रोसेस क्या रहती है, किस तरह की वहां चीजें रहती हैं, उन चीजों को समझेंगे, तो वो एक तरीके से इंटर्नशिप कही जाती है। अब है क्या मामला, ये नव शिक्षकों को नवीन परिस्थितियों में रखकर उनका मूल्यांकन करने के ध्येय से, शिक्षकों को श्रेष्ठता के आधार पर चयन करने का अवसर देने के ध्येय से, नव शिक्षकों को योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों के संरक्षण में कार्य करने का अवसर प्रदान करने के ध्येय से, और लास्ट है अनुभवी एवं श्रेष्ठ शिक्षकों को, नए शिक्षकों को निर्देशन प्रदान करने के अवसर उपलब्ध कराने के ध्येय से। तो अब देखिए ये दोनों ऑप्शन लगभग सेम है, इन दोनों को तो आप हटा दीजिए कि भाई श्रेष्ठता है तो वो अपनी जगह है। यहाँ ए है अनुभवी एवं श्रेष्ठ शिक्षकों को, नए शिक्षकों को निर्देशन प्रदान करने के अवसर उपलब्ध कराने। यहाँ बात हो रही है जो अनुभवी शिक्षक है उनकी, उनको एक मौका मिल रहा है, वो अपनी मतलब डोनगिरी दिखा रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं। ये इसके बजाय तीसरा ऑप्शन क्या करा है, जो नवनियुक्त शिक्षक हैं या शिक्षक बनने वाले हैं उनको वो वहां जाएंगे और वहां के जो योग्य शिक्षक हैं, मतलब अनुभवी शिक्षक हैं, उनके संरक्षण में कार्य करने का अवसर मिलेगा। संरक्षण का मतलब जैसे उनसे कोई गलती हो रही है तो वो बताएंगे कि इस तरह का काम आपको करना है, देखना है, और कोई बढ़िया काम करते हैं तो वहां उनको उसका फीडबैक भी मिलेगा। तो इतनी बातें हैं यहाँ, इसीलिए जो थर्ड ऑप्शन है वो सही करना है। एक शिक्षक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है, बस एक ही चीज है, वो शिक्षक का नहीं, हर व्यक्ति का ही शत्रु है। इसको तो आप अब मतलब अगर आपको लगता है कि इस तरह की समस्या है आप में, तो उसको आप खत्म कर दीजिए। कोई भी उद्दंड विद्यार्थी आपका सबसे बड़ा शत्रु कभी नहीं हो सकता। जो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, जो उद्दंड विद्यार्थी हैं वो कभी कभी आपके जीवन में मतलब सबसे ज्यादा सकारात्मक परिवर्तन भी ले आते हैं। तो इस तरह से उसको आप परीक्षा में जैसे लगेगा आपको कि यार उद्दंड विद्यार्थी तो शत्रु है ना, वो तो शैतानी करते हैं तो क्लास डिस्टर्ब होती है, लेकिन उसके पीछे को कारण जब आप ढूंढेंगे तो अलग मिलेगा। उसका प्रधानाचार्य है तो ऐसा तो कतई नहीं है, और फिर उसका धन संबंधी लोभ, इसको भी कह सकते हैं, लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना अहंकार है। उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार नहीं आने देता। अब गुणात्मक सुधार का मतलब भी यही समझेंगे आप, जैसे वो किसी चीज को स्वीकार नहीं करता है, पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहता है, जैसे बहुत सारे ऐसे तुच्छ विचार रहते हैं समाज में चलती हैं चीजें, तो वो चीजें अहंकार के कारण फिर और आगे बढ़ती जाती हैं। तो इस तरह की चीजें, और सबसे बड़े शत्रु के रूप में अगर बात करें तो वो चीजें सारी अहंकार की तरफ आएगी। तो और इस परीक्षा में भी मैंने, वैसे समय इतना ज्यादा हो गया है कि मुझे लग रहा है कि वीडियो पूरा नहीं देखने वाले हैं, कम ही विद्यार्थी यहाँ तक पहुंचेंगे, लेकिन जब आप विषय कोई एक हैं और उधर निकल गए तो इसकी पूरी बात होनी चाहिए, इसको पूरा करेंगे अपन। अब बात करें अपन यहाँ आगे, ये जो बात हो रही थी उसमें ध्यान रख लेना आप, गुणात्मक सुधार की किस तरह से चीजें जुड़ती हैं। कक्षा में भी अपनी बात हुई थी कि जब आप ये पेपर देंगे उस समय आपको अपने अहंकार को एक दिन के लिए, जब आप पेपर देने जाएंगे उस समय घर पे छोड़ के जाना, क्योंकि ये जो 50 प्रश्न आपके टीचिंग एप्टीट्यूड वाले हैं उसमें अहंकार के कारण एक दो प्रश्न आपके गलत हो सकते हैं। एक शिक्षक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है, तो ऑप्शन क्या है देखते हैं इसमें अपन। विद्यार्थियों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना, अपनी शिक्षण पद्धति को सुधारना, अपने साथी शिक्षकों से अच्छे कांटेक्ट संबंध बनाना, सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना। तो ये तीनों काम तो हैं थोड़े इजी, और ये काम है इसको अपन अगर
प्रश्न को वापस से देखें, प्रश्न की लैंग्वेज को, कि सबसे कठिन काम क्या हो सकता है। तो रूल ऑफ रिजेक्शन यहाँ काम आएगा आपका। जैसे शिक्षण पद्धति आप फटाफट सुधार सकते हैं, यह आपके हाथ में है। अपने साथी शिक्षकों से जैसे आप बढ़िया व्यवहार करेंगे तो स्वाभाविक रूप से सामने वाले भी आपसे बढ़िया व्यवहार करेंगे। और सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना इतना मुश्किल नहीं है। फिर पहला ऑप्शन है, और हम बात कर रहे थे कि भाई विद्यार्थियों के सबसे हित की बात होनी चाहिए, वो अपना आंसर रहेगा। तो यहाँ भी विद्यार्थियों की हित की बात तो यही है। उनका जो असामाजिक व्यवहार है उसको सुधारना शिक्षक के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। अगर वो सुधर जाता है तो वो उनके लिए सबसे फायदेमंद बात भी है। इस तरह से आप इसको सही भी कर सकते हैं। तो असामाजिक व्यवहार का मतलब क्या समझेंगे आप? तो क्लास में कोई ऐसी मतलब हरकतें करना, कुछ शैतानी वगैरह जो भी है असामाजिक, जो समाज में मान्यता प्राप्त नहीं है, वो सारा सारा का सारा व्यवहार उसमें आ जाएगा। फिर असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होता है? तो सामान्य, मैत्रीपूर्ण, सुधारक के रूप में और आलोचक के रूप में। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि आप एक शिक्षक हैं तो आप तो यही प्रयास करेंगे ना कि वो सुधर जाएं, और सुधर जाएंगे तो फिर ये असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार, क्योंकि सामान्य व्यवहार संभव नहीं है। असामाजिक लोग हैं उनके साथ आपका मैत्रीपूर्ण व्यवहार है तो आप भी कैसे हो जाएंगे वो आप खुद जानते हैं। और आलोचना कभी इलाज नहीं होता है। आलोचना आप कितनी कर लो, सामने वाले को पता ही नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यही है, अगर संभव है सुधारक के रूप में आप काम कर सकते हैं, वहां व्यवहार कर सकते हैं तो वो करना चाहिए। किसी कार्य योजना को बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों को तब की तब सोची जाएगी, उक्ति पर छोड़ा जाता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? बहुत सारे हैं ये चीजें, मतलब इसको मैं कह सकता हूँ कि ये गड़बड़ है मामला, इस तरह का विचार नहीं करना चाहिए हमें। और अब पूरे लाइफ के लिए काम की बात है। यहाँ इतना वीडियो अगर आप देख रहे हैं यहाँ तक आ गए हैं तो ये काम की बात यहाँ से आप सीखेंगे। जैसे मैं क्लास में अभी मतलब क्लास ऐसी सी चल रही है, बात करता हूँ कि रीट में इस तरह की स्थिति होगी, आज आप ये पढ़ रहे हैं तो उस समय ये चीजें रहेगी। तो उस समय इस बात को हम छोड़ देते हैं कि तब जो विद्यार्थी हैं उनको भी मैं यही समझाने का प्रयास करता हूँ कि तब की तब सोची जाएगी। मतलब जब आप वहाँ एग्जाम आ जाएगा, 1 महीना रह जाएगा एग्जाम का, उस समय आप तैयारी करने बैठेंगे तो वो विचार आपका श्रेष्ठ विचार नहीं हो सकता है। निराशावादी विचार उसको कह सकते हैं अपन, लेकिन उससे भी ज्यादा बेस्ट इसके लिए रहेगा, वो रहेगा एक मूर्खतापूर्ण विचार है। क्योंकि जब तब की तब सोची जाएगी लेकिन समय निकल चुका होगा और उसके बाद इतना ज्यादा बढ़िया तरीके से आप उसको सोच ही नहीं पाएंगे और वो काम हो ही नहीं पाएगा। आशावादी विचार तो इसको अपन मान ही नहीं सकते हैं। तो ये थोड़ा पूरे लाइफ टाइम में सोचना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी अमूमन ऐसा देखा जाता है आगे कैरियर के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचते हैं। उनको लगता है कि अब आज एग्जाम हो गया, जैसे फिलहाल इस साल तो एग्जाम हुआ नहीं, बाकी नॉर्मल गांव में ये देखा जाता है कि एग्जाम हो गया उसके बाद ऐसे लगता है जैसे वो पिंजरे से निकल गए हैं, बस आजाद हैं। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में थोड़ा बहुत विचार उनको उस समय करना चाहिए। और मैं मानता हूं अब जो समय है वो ऐसा हो गया है कि कोई विद्यार्थी जब 11वीं कक्षा में आ गया है उस समय से ही उसको आगे, जब वो जैसे 12वीं पास करेगा तो उसको बीएससी करनी है, कैरियर में किस साइड में जाना है, किसमें उसकी रुचि है, इस तरह की बातें शुरू कर देनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा कम्पिटिटिव एग्जाम का ऐसा विचार है तो थोड़ी बहुत तैयारी, पुराने पेपर देखना, उसका सिलेबस वगैरह देखना, या कोई और जैसे अब तो डिजिटल माध्यम हो गए हैं तो उनसे अगर थोड़ा बहुत समय मिलता है तो घंटे भर की पढ़ाई भी अगर वो शुरू करता है तो वो फायदे में रहेगा। तब की तब सोची जाएगी वाली बात अगर वो करता है तो मूर्खतापूर्ण विचार है, और इसके परिणाम आप खुद देख सकते हैं अपने जीवन में भी, अपने आसपास के मित्रों में भी। शिक्षक बन जाने के बाद आप किस कार्य में अधिक रुचि लेंगे? तो स्वाभाविक सी बात है, जब शिक्षक हैं आप तो कैसा काम होगा? वो होगा शिक्षक के मापदंड को ऊंचा उठाने में, ठीक बात है। विद्यार्थियों की शिकायत प्रधानाचार्य तक पहुंचाने में, ऐसा विचार नहीं रखना है। विद्यार्थियों की ज्ञान वृद्धि और उनके व्यक्तित्व विकास में, ट्यूशन के द्वारा पैसा बनाने में। तो बातें सारी हैं और काम होते ही हैं सारे, लेकिन यहाँ जो खास बात है वो यही है, विद्यार्थी उनका ज्ञान बढ़े ऐसा प्रयास करना है और उनके व्यक्तित्व का विकास हो। तो बिल्कुल सही बात है। और बात हुई थी अपनी कि शिक्षार्थी का सबसे ज्यादा फायदा किसमें है, वही ऑप्शन सही है। तो उनके व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, उनका नॉलेज बढ़ रहा है, तो बस ऑप्शन सही है अपना। शिक्षक का श्रेष्ठतम गुण कौन सा है जो कि आपका गुण होना चाहिए? क्या है? उसकी धर्मनिरपेक्षता, उसका उच्च चरित्र, शिक्षण के प्रति पूर्ण समर्पण, उसके उच्च विचार। देखिए विचार उच्च रखने से भी कोई चीजें ऐसी है नहीं, धर्मनिरपेक्षता का भी कोई ऐसा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आप बहुत महान चरित्रवान व्यक्ति बन के कक्षा में जाके बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल जाके कुर्सी पे बैठ रहे हैं और वापस समय होने के बाद घर पे आ रहे हैं, तो आपके उस उच्च चरित्र का भी कोई फायदा उनको नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर
कुछ आप मतलब कि शिक्षण के प्रति आप पूरी तरह से समर्पित हैं, मतलब पढ़ाने के मामले में कहीं 1% आप लापरवाही नहीं करते हैं, तो वही आपका श्रेष्ठतम गुण है। और चाहिए भी यही, विद्यार्थियों को क्या चाहिए, वही चाहिए ना कि उनको मतलब कि अच्छी शिक्षा मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, यही चीज आपको ध्यान रखनी है। ये समर्पण वाली बात आई है तो ये थोड़ा आप ध्यान रख लेना, और वैसे परीक्षा में आपका सही होगा ये प्रश्न। और ऐसा प्रश्न पूछा गया है, पिछले हर साल के पेपर में ये प्रश्न आया है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना आप। शिक्षकों को राष्ट्रीय भावनाओं के विकास हेतु क्या काम करना चाहिए, तो उसमें पूरे राष्ट्र के लिए एक जैसी विषय वस्तु की वकालत करनी चाहिए, ठीक। राष्ट्रीयता विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। विद्यालय में ऐसे कार्यक्रमों का समय समय पर आयोजन करना चाहिए जिससे विद्यार्थियों में राष्ट्रीय भावना विकसित हो। राष्ट्रीय भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। अब इनमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली काम कौन सा है? भाई आप विरोधी तत्वों का दमन करेंगे तो कहाँ कहाँ जाएंगे, घूमेंगे। फिर ये लास्ट वाला ऑप्शन है कि अधिकाधिक प्रयोग करेंगे, लेकिन इसका प्रभाव इतना ज्यादा नहीं रहेगा। या फिर एक विषय वस्तु का अगर आप वकालत कर रहे हैं तो भी इतनी सॉलिड बात इसको अपन नहीं कह सकते। लेकिन अगर स्कूल में कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें पूरे स्कूल के विद्यार्थी इन्वॉल्व हैं और वो एक्टिविटी राष्ट्रीय भावना विकसित करने वाली है, तो फिर 100% आप यहाँ पर राष्ट्रीय भावनाओं के विकास हेतु कोई बढ़िया कदम उठा रहे हैं। और इस वीडियो का अपना लास्ट प्रश्न है। मुझे लग रहा है कि समय बहुत ज्यादा चला गया, लेकिन अब चूंकि पूरा करना है तो पूरा करना है। सामान्य व्यवसाय की अपेक्षा शिक्षण व्यवसाय को लोग कम महत्व देते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ये भी चलो बात कर लेते हैं। बार बार जो शिक्षण शब्द है उसकी पूरी कंप्लीट टर्मिनोलॉजी आपके समझ में आ गई होगी। व्यवसाय की दृष्टि से शिक्षण ठीक नहीं है। शिक्षण कार्य में समय का बंधन होता है, शिक्षण कार्य में नैतिकता का बंधन होता है, बहुत भयंकर बात है ये। अन्य व्यवसायों की अपेक्षा इसमें आमदनी के सीमित साधन हैं, तो ये सीमित तो नहीं है, आजकल खूब है सैलरी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। समय का बंधन भी इतना नहीं है, आप जब चाहें जैसे चाहें सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, या ज्यादा समय आपको देना पड़ता हो ऐसा भी नहीं है। और व्यवसाय की दृष्टि से शिक्षण ठीक नहीं है, तो सीधी नेगेटिव बातें हैं। तो कुछ लोग सामान्य व्यवसाय की अपेक्षा शिक्षण व्यवसाय को लोग कम महत्व दे रहे हैं, उसके पीछे में कारण आ जाएगा ये, उसमें नैतिकता का बहुत ज्यादा बंधन होता है, या सर्वश्रेष्ठ के रूप में अपन मान सकते हैं इसको। बहुत सी जगह ये चीजें मतलब रहती हैं, और आपको मतलब इस चीज पर सर्वाधिक ध्यान देना पड़ता है अगर आप एक शिक्षक हैं, क्योंकि समाज उसी हिसाब से फिर मतलब उम्मीद करने लग जाता है, अपेक्षा रहती है समाज की। तो ये सारी बातें थी अपनी, जो कि अपना टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला टॉपिक था, और मैंने मेरी तरफ से मुझे ऐसे लगता है कि पूरा प्रयास किया है। इसके बाद अगर इतना आपने एक मतलब कि लगभग 1.25 घंटा हो गया है, इतना वीडियो अगर आपने देखा है और सारी बातें समझने का प्रयास किया है, तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड में लगभग अभी आप इस 1 घंटे में अपने 10 प्रश्न सही कर चुके हैं। आपके 10 प्रश्न है जो यहाँ इस केवल इस वीडियो से, ये जो बातें हैं ये अगर आपने समझी हैं तो आपके सही होने वाले हैं लगभग। मतलब अपना इसमें 20% सिलेबस इस वीडियो में कवर हो गया है। अब आगे बहुत सारी चीजें और हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं अपन, किन किन के बारे में पढ़ेंगे अपन। जैसे शिक्षण के साथ ही साथ चीजें आएगी, जैसे अधिगम शब्द आने वाला है या नेतृत्व शब्द आने वाला है। तो ऐसी चीजें, इसी तरह एक एक टॉपिक पर अपन रोजाना की क्लास रखेंगे। और अगर आप स्किप करके आगे बढ़े हैं ऐसे, और लास्ट में जाके कि भाई लास्ट में क्या खास बात हुई है, इसके आधार पर कोई कमेंट वगैरह ऐसे कुछ कहा है तो मैं कर देता हूँ। तो बात यही है, अगर आपने स्किप किया है तो वीडियो पूरा देखना, 1% भी आपका नुकसान नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड के भी पूरे 50 प्रश्न आते हैं, आप 5 प्रश्न भी बाकी विद्यार्थियों से ज्यादा करते हैं तो 15 नंबर ज्यादा आते हैं। और 15 नंबर ज्यादा आने का मतलब आप समझते हैं, पिछले सालों में जो 2-5 नंबर से रहे हैं उन विद्यार्थियों से पूछना, नहीं तो आप ओके। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो मतलब आपको पहले से बधाई हो, आपका सिलेक्शन होने वाला है। पूरा वीडियो अगर देखा है बिना स्किप किए तो, और बाकी नहीं देखा है तो पूरा देख लेना, तो फिर बधाई जब रिजल्ट आएगा तब देंगे वापस से। अगला वीडियो कल मिलेगा आपको, ऐसे ही शाम को रहेगा, सभी विद्यार्थियों को लगभग समय मिलता है तो आराम से आप उसको देखिए। नोट्स नहीं बनाने हैं, समझने की बातें थी सारी, बाकी अपन मॉडल पेपर जब हल करेंगे तो उस समय ये यहाँ जो समझी हुई चीजें हैं वो एग्जीक्यूट होगी, और धीरे धीरे अपना जो लेवल है वो फिर 50 में से 50 प्रश्न की तरफ बढ़ जाएगा। ओके, धन्यवाद।